अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन पूछना है स्टोरी से रिलेटेड तो आप सभी मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है और कमेंट बॉक्स में पिन भी है, वह से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब, टारगेट 100 लाइक फॉर नेक्स्ट एपिसोड। स्टोरी अपलोडेड बाय आजम खान चा 91। गार्ड्स का ट्रीटमेंट। गुलाब बढ़ता दिल गुलाब हैप्पी स्माइलिंग फेस रीडिंग गुलाब बढ़ता दिल गुलाब। अब वो ढीली ढाली कुर्ती और लेगिंग पहन कर आ गई। साथ ही उसने अपनी सारी ज्वेलरी भी उतार दी थी। हाथों में भी उसने सिवाय 2-4 चूड़ियों की सभी चूड़ियां और कंगन भी उतार दिए। कानों में भी बड़े बड़े ईयरिंग्स की जगह हल्के छोटे टॉप्स पहन लिए। गले में हैवी नेकलेस और मंगलसूत्र के बजाय पतला सा चेन जैसा मंगलसूत्र पहन लिया और बालों का एक ढीला सा बन बना लिया। ऐसा करने के बाद अमायरा को रियलिटी में काफी लाइट फील हो रहा था। अपने काम के कारण अमायरा को गहने पहनना पसंद नहीं था और गहने न पहनना उसकी आदत भी बन चुका था। वैसे भी उसका मानना था जैसा देश वैसा भेष, इसलिए वह अपने काम के हिसाब से खुद को ढाल लेती थी। हालांकि एक शादीशुदा महिला की पहचान उसके कहने कपड़ों और उसके मांग में रहे सिंदूर से होती है कि किस तरह से उसने श्रृंगार किया हुआ है। और अमायरा तो एक शाही परिवार से भी थी, साथ ही एक राजकुमारी भी थी, लेकिन फिर भी उसने इन सब बातों पर ध्यान नहीं दिया। अमायरा को बड़ा और महान बनना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि बड़े लोग जहां भी जाए उनकी सिचुएशन उनके हिसाब से काम करती थी। लेकिन छोटे लोग के साथ ऐसा नहीं होता है, वह स्थिति के हिसाब से बदल जाते हैं, उसी में ढल जाते हैं और हमारा ऐसी ही है। इसलिए उसे खुद को छोटा बन के रहना पसंद था। इसलिए अब अमायरा ने ज्यादा देर ना करते हुए अपना मेडिकल किट उठाया और बाहर आ गई कमरे से। जब काका ने हमारा को मेडिकल किट के साथ आते देखा तो उसकी तरफ दौड़े और उससे मेडिकल किट को लेने की कोशिश की, लेकिन अमायरा ने ही उन्हें ऐसा करने नहीं दिया और अपना मेडिकल किट उन्हें नहीं दिया। जबकि अमायरा तो ठीक से चल भी नहीं पा रही थी, वो काफी कमजोर हो गई थी, क्योंकि उसके अंदर अभी भी वह पुराना जहर मौजूद था जो पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था। इसलिए वह कोई भी मेहनत वाले या ऐसे काम नहीं कर सकती थी ज्यादा देर तक। कुछ देर बाद अमायरा भी काका के साथ उन गार्ड्स के पास पहुंच गई। ये गार्ड अमायरा को नहीं पहचानते थे कि वह कौन है, इसलिए जब उन्होंने उसे मेडिकल किट के साथ देखा तो उन्हें लगा ये कोई लेडी डॉक्टर होगी, इसलिए उन्होंने उसे किसी तरह की रिस्पेक्ट नहीं दी। और जैसा कि अमायरा का नेचर था, उसने खुद को एक डॉक्टर के रूप में ढाल लिया था। इस समय वो उदयपुर की प्रिंसेस अमायरा आरुष सिंह राजावत के रूप में थी, इसलिए भले ही उसे इन सब से कोई फर्क ना पड़ा हो, लेकिन काका को ये देखकर बेहद बुरा लगा। इसलिए वह अमायरा की पहचान सभी को बताने जा रहे थे कि अमायरा ने उन्हें रोकते हुए कहा कि रुक जाए काका, कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, किसी को भी रहने दीजिए। अमायरा की बातें सुनकर काका को आश्चर्य हो रहा था कि ना वो खुद बता रही थी और ना किसी को बताने दे रही है। आखिरकार उदयपुर की प्रेस्टिजियस प्रिंसेस थी, इसके बावजूद भी वह इतनी सीधी और सरल थी और किसी भी तरह के दिखावे से दूर थी। अमायरा सही समय पर काका को तो रोकने में कामयाब थी, जिससे काका ने तो किसी से कुछ नहीं कहा, मगर वह डॉक्टर शाह को नहीं रोक पाई, जो इस वक्त उसे गार्ड का इलाज कर रहे थे, जिसके सीने पर गोली लगी थी, वह भी दिल के थोड़ा सा नीचे एक नाखून कितनी दूरी पर। उसे गोली इस तरह लगी थी कि अगर एक नाखून जितना जीतना ऊपर लगी होती तो वह गोली सीधा उसके दिल में लगती और वह तुरंत मर जाता। डॉक्टर शाह तो हल्के गुस्से के साथ बोले, अंडस्को, अरे बेवकूफ हो क्या तुम लोग, तुम्हें पता नहीं चलता ये हमारी राजकुमारी है? क्या तुम्हें सिखाया नहीं क्या कि अपनी मैडम को कैसे रिस्पेक्ट है या उनसे कैसे पेश आते हैं? बेवकूफ, वह हमारी यंग मैडम है, साथ ही एक अच्छे डॉक्टर भी। तभी सभी गार्ड्स जो लेटे बैठे या कुछ और काम कर रहे थे, उन सभी ने एक साथ अमायरा की ओर देखकर चौंकते हुए कहा, अंडस्को, क्या क्या ये हमारी यंग मैडम है, हमारे मास्टर की वाइफ और यहाँ की छोटी राजकुमारी? उनके सामने एक 20-22 साल की लड़की खड़ी थी, जो काफी मुश्किल से चल पा रही थी, जिसके हाथ में एक मेडिकल किट भी था, जिसने बहुत साधारण से कपड़े पहने हुए थे और जो दिखने में बहुत नॉर्मल सी लग रही थी, जिसे एक नज़र में देखकर तो कोई नहीं कह सकता था कि वह किसी की पत्नी और कहीं की राजकुमारी है, मगर उसकी खूबसूरती कहर ढाने वाली थी। उसकी खूबसूरती को देखकर जरूर कहा जा सकता था कि वह एक राजकुमारी है। हाँ, सच में वो एक राजकुमारी है, उनके मास्टर की वाइफ, यानी उनकी यंग मैडम और उदयपुर की छोटी राजकुमारी, राजकुमारी अमायरा आरुष सिंह राजावत। वही एक गार्ड अमायरा को देखते हुए सोच रहा था, अंडस्को, अरे हाँ, ये तो बिल्कुल हमारी यंग मैडम की तरह ही दिख रही है, जिन्हें मैंने उस दिन देखा था। मतलब ये हमारी यंग मैडम ही है, मुझे पहले याद क्यों नहीं आया? सोचते हुए उसे तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली और सर झुका लिया। वह सिर्फ एक मामूली सा गार्ड था और अपनी मैडम को नजर उठाकर देखे इतनी हिम्मत उसमें कहां से आ गई? उसे हक नहीं था कि वह अपनी मैडम को नजर उठाकर भी देखे। 92 उसकी आर्टरी फट चुकी थी। गुलाब बढ़ता दिल गुलाब हैप्पी स्माइलिंग फेस रीडिंग गुलाब बढ़ता दिल गुलाब। ये दुनिया कितनी छोटी और अजीब है ना? सभी गॉड्स ऐसा सोच रहे थे।
वही एक गार्ड अमायरा को देखते हुए सोच रहा था अंडस्को, अरे हाँ, ये तो बिल्कुल हमारी यंग मैडम की तरह ही दिख रही है, जिन्हें मैंने उस दिन देखा था। मतलब ये हमारी यंग मैडम ही है। मुझे पहले याद क्यों नहीं आया? सोचते हुए उसे तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली और सर झुका लिया। वह सिर्फ एक मामूली सा गार्ड था और अपनी मैडम को नजर उठाकर देखे, इतनी हिम्मत उसमें कहाँ से आ गई? उसे हक नहीं था कि वह अपनी मैडम को नजर उठाकर भी देखे। एक गार्ड जो थोड़ा चतुर था, उसने कहा, अंडस्को देखो काका कितनी रिस्पेक्टफुली उनके पीछे खड़े हैं। इसका मतलब वह सच में हमारी यंग मैडम ही है। ये सुनकर सभी ने अपना सिर अमायरा के सम्मान में झुका लिया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आरुष ने अपनी बीवी को कितना सम्मान दिया या कितना बेइज्जत किया, इन सब के बावजूद भी उसने उसे स्वीकार किया और इस हवेली में रहने की जगह दी, जिस वजह से वह अभी भी उसकी पत्नी थी। इसलिए भले ही आरुष ने उसकी इज्जत की हो या नहीं की हो, उनका फर्ज था अमायरा को रिस्पेक्ट देना जो वह कर रहे थे, भले फिर वह दिखावा ही क्यों ना हो। वहां खड़े सभी गार्ड्स में सिर्फ कुछ गार्ड जो बुरी तरह घायल थे, उन्हें छोड़कर बाकी सभी गार्ड एक लाइन में हो गए और अमायरा के आगे घुटनों के टेक कर बैठ गए और उसे इसका स्वागत किया, उसे सम्मान दिया। जिस पर अमायरा ने कहा, अंडस्को देखिए, अभी मैं सिर्फ एक डॉक्टर हूँ, तो आप लोगों को ऐसा कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है। वो गॉड्स थोड़े चौंक गए थे, जिस वजह से उन्होंने थोड़ी ऊंची आवाज में कहा, अंडस्को क्या? डॉक्टर? जिन गार्ड्स ने पहले अमायरा के बारे में सुना था, उन्हें सिर्फ इतना पता था कि उनकी यंग मैडम को दवाइयाँ की नॉलेज है, पर यह नहीं पता था कि वह खुद ट्रीटमेंट भी करती है। क्या सच में ऐसा है या ये सिर्फ झूठ बोल रहे हैं? सभी गार्ड एक दूसरे को देखते हुए दिल ही दिल में ऐसा सोच रहे थे। अमायरा भी अच्छे से जानती थी कि यह लोग उस पे ऐसा कोई विश्वास करने वाला नहीं है, इसलिए उसने ना उन्हें कुछ कहा और ना ही कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत समझी, बस अपने काम में लगी रही। तभी डॉक्टर शाह ने अमायरा को आवाज दी। उन्होंने गार्ड की बुरी हालत के कारण टेंशन में काफी जोर से अमायरा को आवाज लगाई, यंग मैडम प्लीज जल्दी इधर देखिए, इसकी हालत कितनी खराब हो रही है। उनकी आवाज और बातें सुनकर सभी गार्ड और काका उन्हें हैरानी से देख रहे थे और खुद डॉक्टर साहब भी अपने शब्दों को कहने के बाद काफी चिंतित हो चुके थे। उनके सर पर पसीने की बूंदें आ गई थी और वह बस सोच रहे थे कि उनकी कोई सजा ना मिले अमायरा से इस तरह से ऊंची आवाज में बात करने के लिए, क्योंकि उसने भले ही कहा हो कि वह सिर्फ डॉक्टर है, मगर वह अभी भी उनकी मैडम ही थी। इसलिए डॉक्टर शाह का उसके ऊपर चिल्लाना इस शाही परिवार की बहू के अपमान के बराबर था, मगर उन्होंने ऐसा जानबूझकर नहीं किया था। दूसरी तरफ हमारी अमायरा, उसे भी इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसने बस अपनी आईब्रो सिकुड़ी और उनकी तरफ तेजी से दौड़ी। अमायरा को उस बात पर ध्यान न देते हुए देखकर सभी हैरान थे। उन्होंने सोचा, क्या मतलब हमारी मैडम को गुस्सा नहीं आया? क्या उन्हें सच में इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता है? ये तो सहाय फैमिली की वही सबसे बड़ी बेटी है ना, जो बहुत ही घमंडी और बिल्कुल इन कंट्रोल थी, जिन्हें किसी का कोई डर नहीं और अपनी मनमानी करने वालों में से थी। तो ये ऐसे बिहेव क्यों कर रही है? क्या उन्होंने ढंग से सुना नहीं कि डॉक्टर शाह ने क्या कहा, या मुझे कोई गलतफहमी हो गई है? एक घायल गार्ड जो अभी भी बिस्तर पर पड़ा हुआ था, वह इस सब चीजों को देखकर कंफ्यूजन में ये सब काका से पूछ रहा था। उसे अपने जवाब का इंतजार नहीं हो रहा था, लेकिन काका ने कोई जवाब देने की वजह से सिर्फ अपनी ठंडी नहीं कहां से देखा। उन्होंने कुछ कहा नहीं, बस साइड हो गए। उनका तो दिल चाह रहा था कि इस गार्ड को इधर का इधर ही मार दे, जो सब कुछ देखने के बावजूद भी अनजान बन रहा था। जब अमायरा उस गार्ड के थोड़ा करीब पहुंची तो उसने देखा कि वह गार्ड खून से लथपथ एक साधारण से स्ट्रेचर पर पड़ा हुआ था। तभी डॉक्टर शाह ने उस गार्ड की कंडीशन के बारे में बताते हुए कहा कि देखिए मैडम, इसका कितना खून बह रहा है। मैं इसका ट्रीटमेंट तो करना चाहता हूँ, मगर इसे जो गोली लगी है उसको मैंने अभी तक नहीं निकला है, और खून भी निकलना अब तक बंद नहीं हुआ है। मैं अपनी पूरी कोशिश कर चुका हूँ खून को बहने से रोकने की। हालांकि इस जगह पर पहले काफी सारे घायल गार्ड्स मौजूद थे, इसलिए डॉक्टर साहब सच में काफी बिजी थे सबका ट्रीटमेंट करने में। साथ ही उनके आसपास जो मेड और सर्वेंट थे, वो भी उनकी हेल्प कर रहे थे। वो लोग कम से कम चोट पर तो ड्रेसिंग कर ही देते थे, इसलिए भले ही उस गार्ड को काफी चोटें आए हो और डॉक्टर शाह ऐसे लोगों को काफी इलाज किया हो, फिर भी वक्त की कमी होने के कारण उन्होंने अभी तक उसकी गोली नहीं निकली थी, जिसके कारण उसे गार्ड की हालात बद से भी बदतर हो चुकी थी। अमायरा ने अपना मेडिकल किट एक तरफ रख दिया और डॉक्टर शाह की तरफ देखकर उन्हें रिलैक्स करते हुए कहा, अंडस्को ठीक है, अब आप चिंता मत करिए, मैं देखती हूँ। कहते हुए उसने अपना फेस मास्क, सर्जिकल हैंड ग्लव्स पहनते हुए अपना ड्रेस अप कर लिया। पलक झपकते ही उसने अपने बालों को बांधकर और अपनी पूरा ड्रेस अप करने के बाद वह पूरी तरह से तैयार हो चुकी थी उन गार्ड्स की ट्रीटमेंट और ऑपरेशन करने के लिए। अब अमायरा का ये रूप देखकर सभी और भी चौंक गए। उनकी आंखें खुली की खुली रह गई और जो घायल गार्ड वहां लेटा था, वह समझ गया कि अब अमायरा उसका ट्रीटमेंट के लिए तैयार है।
वो गार्ड भी काफी हिम्मत वाला था। दिल के पास गोली लगने के बाद वो होश में था, सब कुछ सोचने समझने की हालत में था। उसने भी सुना था कि उसकी यंग मैडम ने राघव का ऑपरेशन किया था और उसे मारने से बचाया था, जबकि उसके पेट में सडन हो चुकी थी। लेकिन आज उन्हें सब देखने को भी मिलने वाला था। अमायरा ने सर्जिकल ट्रे से डिसइंफेक्टेंट सोल्यूशन की बोतल निकाली। फिर वह वहां खड़े सभी लोगों की भीड़ को चीरते हुए डॉक्टर शाह के सामने पहुंचकर उनसे बोली, अंडरस्को प्लीज, अब आप साइड हो जाए और मुझे देखने दीजिए। डॉक्टर शाह वहां अमायरा के पास रुकना चाहते थे और उसके ट्रीटमेंट में हेल्प करके उससे कुछ नई चीज भी सीखना चाहते थे। इसलिए उन्होंने कहा, अंडरस्को, हाँ यंग मैडम, ठीक है, मैं आपकी हेल्प करता हूँ। क्या मैं? वह इतना का ही पाए थे कि अमायरा ने उनकी बात को बीच में काटते हुए कहा, अंडरस्को आप जाए और दूसरे गार्ड्स का ट्रीटमेंट कीजिए जल्दी से, मैं इसे अकेले ही संभाल सकती हूँ। बोलते हुए उसने अपना सारा फोकस उसे गार्ड पर रख दिया। इस समय वहां पर 3 और गंभीर रूप से घायल गार्ड पड़े हुए थे, इसलिए उनके पास बर्बाद करने के लिए समय बिल्कुल भी नहीं था। अमायरा के कहने पर डॉक्टर शाह ने बिना मन के कहा, तो ठीक है, मैं अभी जाता हूँ, मगर कोई भी जरूरत पड़े तो मुझे तुरंत आवाज दीजिएगा। बोलकर वो वहां से चले गए। उनके जाते ही काका तुरंत अमायरा के पास आकर खड़े हो गए और बोले, अंडरस्को यंग मैडम, अगर मेरे लायक कोई भी काम हो या आपको मेरी किसी भी तरह की मदद की जरूरत हो तो ये दास आपकी सेवा में हाजिर है। बिना किसी संकोच के आप मुझे बुला सकती हैं। काका की इस बात पर और उनकी दयालुता पर अमायरा को काफी अच्छा महसूस हो रहा था, इसलिए उसने धीरे से अपना सिर हिलाया और बोली, ठीक है, क्या आप इसे पकड़ सकते हैं? कहते हुए उसने वह ट्रे आगे करते हुए उस गार्ड की तरफ इशारा किया। बिना उसे कुछ कहे काका ने अमायरा से वो ट्रे उसके हाथ से लिया और कहा, ठीक है मैडम, क्यों नहीं। उसके बाद अमायरा से ट्रे को लेकर काका उसे साइड रख देते हैं और उस घायल गार्ड जिसका अमायरा ट्रीटमेंट करने जा रही थी आकर उसे पकड़ लेते हैं। काका गार्ड के ऊपरी हिस्से को पकड़ लेते हैं और निचले हिस्से को पकड़ने के लिए वह दूसरे गार्ड को बुलाते हैं। अमायरा उन दोनों को धन्यवाद करती है। इस वक्त पर ऑपरेशन के हाईटेक मेडिकल इक्विपमेंट्स नहीं थे, इसलिए अमायरा इसी तरह काम चलाना था। इसी दौरान अमायरा को ट्रीटमेंट में दिक्कत आने लगी, इसलिए उसने कहा, सुनिए आप लोग साइड हो जाए, आप लोग के ऐसे खड़े होने से रोशनी कम आ रही है, तो एक साइड हो जाए। क्योंकि कुछ गार्ड अमायरा को घेर कर हुए खड़े थे, उसके बोलते ही सभी एक साइड में व्यवस्थित रूप से एक तरफ खड़े हो गए, जिस पर अमायरा ने संतुष्टि से अपना से हिला दिया और अब अपने सामने स्ट्रेचर पर पड़े उस गार्ड के सीने पर बिल्कुल उसी जगह जहां उसे गोली लगी थी वहां पर जांच करने लगी। उसने अपने मेडिकल सिस्टम से गाइडेंस लेने के लिए अपना मेडिकल किट भी ओपन कर लिया। उस गार्ड के दिल में कोई भी दिक्कत नहीं थी, लेकिन उसकी आर्टरी फट चुकी थी, इसलिए उसे सिलने की जरूरत थी, जिस कारण से ये ऑपरेशन आसान तो बिल्कुल नहीं था। थोड़ी देर और चेकअप करने के बाद और कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट करने के बाद अमायरा को पता चला कि इस गार्ड की कंडीशन भले ही क्रिटिकल हो मगर यह बच सकता था, इसलिए जब तक उसे ऑपरेशन के दौरान कोई तकलीफ ना हो तब तक उसकी जान को किसी तरह का कोई खतरा नहीं है। अमायरा का चेहरा अभी भी एक्सप्रेशन लेस ही था, लेकिन वह दिल ही दिल में राहत महसूस कर रही थी। उस गार्ड की रिपोर्ट्स को देखकर उसने मन ही मन खुद को विश्वास दिलाया कि वह इसे कुछ नहीं होने देगी और इसकी जान बचाकर ही रहेगी हर हाल में। 93 मेडिकल ट्रे से स्टिचेस लगाने वाले इक्विपमेंट। गुलाब बढ़ता दिल, गुलाब हैप्पी स्माइलिंग फेस रीडिंग, गुलाब बढ़ता दिल, गुलाब। अमायरा ने एक्सप्रेशंस लेस फेस के साथ ही उन रिपोर्ट्स को टेबल पर फेंक दिया, जिसे देखकर काका और वहां मौजूद दूसरे लोग समझ नहीं पाए कि हमारा सच में इस गार्ड की जान बचा भी सकती है या नहीं। तभी एक गार्ड को नहीं रहा गया और उसने अमायरा से कहा, मैडम इसकी हालत इतनी खराब है, क्या इसे सच में बचाया जा सकता है? जिस पर अमायरा ने उस गार्ड की बॉडी में एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगाते हुए जवाब दिया, हाँ, उसे कुछ नहीं होगा, मैं बचा लूंगी और कुछ नहीं होने दूंगी। काका सहित वहां मौजूद सभी लोग देख रहे थे कि अमायरा जो कुछ भी कर रही है वो बेहद गंभीरता से कर रही है, मगर वह क्या कर रही है उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि उन्हें कुछ भी क्लियरली नहीं दिख रहा था। वो पूछना चाहते थे, लेकिन जब अमायरा का सीरियस फेस उन लोगों ने देखा तो कुछ भी पूछने की हिम्मत नहीं की। ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि अमायरा जो भी इक्विपमेंट उसे करती थी वह उसके मेडिकल सिस्टम की तरह एडवांस होते थे, जो दिखने में भी अलग होते थे, जिस कारण से उन लोगों को समझ नहीं आता था कि वह इक्विपमेंट कैसे हैं और वह उनका यूज नेगेटिव वे में कर रही है या पॉजिटिव वे में। वहां खड़े गॉड्स और काका तो चुप हो गए, उन्होंने और कोई सवाल करने की हिम्मत नहीं की, मगर मिहिर और आरुष का इकलौता दोस्त जो भीड़ में पीछे खड़ा था और सब कुछ देख रहा था, जिसे कुछ भी क्लियरली तो नहीं दिख रहा था, मगर वह कुछ कुछ जरूर देख पा रहा था, उससे पूछे बिना नहीं रह गया और वह बोला, अंडरस्को, अरे भाभी जी, आप ये क्या कर रही है? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, आपके तो इक्विपमेंट्स भी काफी अलग हैं। लकीली वह मायरा से काफी दूरी पर खड़ा था,
इसलिए अमायरा, जिसने उसकी सारी बातें सुनी थी, वो सुनने के बावजूद भी उसे इग्नोर करने में कामयाब रही, जैसे कि उसने सुना ही ना हो, ताकि वह उसका जवाब देने से बच सके। मन ही मन बोली, अंडस को क्या भगवान जी, इस लंगूर को टपकना जरूरी था क्या इस जगह पर ठीक है, काम से कम एक बात तो अच्छी ही कि ये लंगूर मुझसे दूर खड़ा ही, जिसे मैं उसे आसानी से इग्नोर कर पाई। सोचते हुए उसने गहरी सांस छोड़ी। अब वह अपने मेडिकल सिस्टम के बारे में समझा तो सकते नहीं थी, समझाती भी तो क्या, अपने रिबीर्थ और पिछले जन्म की स्टोरी तो सुना नहीं सकती थी। इसलिए वो दिल ही दिल में खुश हो रही थी मिहिर को इग्नोर करके। जब मिहिर पर किसी ने ध्यान नहीं दिया तो मिहिर काफी उदास हो गया, इसलिए वह वापस आरुष के पास चला गया। जी हाँ, आरुष और मिहिर काफी देर पहले ही इस जगह पर आ चुके थे। आरुष दूर से ही अमायरा को देख रहा था, लेकिन अमायरा को इस बात की कोई खबर नहीं थी। मिहिर उसकी व्हीलचेयर के पास खड़े होकर ढेर सारी शिकायतें करने लगा। उसने कहा, अंडस को आरू, देखा न तूने, तेरे पास कितने बेकार, फालतू और अनडिसिप्लिन लोग हैं। मैं यानी मिहिर राठौर उनके सामने सॉरी सॉरी उनके पीछे खड़ा था, मगर उन्होंने ध्यान तक नहीं दिया, मेरी आवाज सुनकर भी इग्नोर कर दिया। इसीलिए आरू, मुझे तुम्हारे गॉड्स और बाकी सभी लोग जो वहां मौजूद से उनके ऊपर बेहद गुस्सा आ रहा है। आखिर उन लोगों के कारण ही मैं भाभी जी को ट्रीटमेंट करते हुए नहीं देखा पाया, और ना ही भाभी जी मुझे देख पाई, यहाँ तक कि मेरी आवाज तक सुन नहीं पाई। वो लोग उनके पास खड़े तो ऐसे थे जैसे मूवी थिएटर का कोई शो चल रहा हो, ऐसे झांक ढक कर देख रहे थे, पर उनके कारण मुझे तो कुछ नहीं देखने मिला। आरुष ने अपने इस दोस्त पर तिरछी नजर डाली, जो अपना नाक और गाल फुलाए ये सब कहे जा रहा था, किसी छोटे बच्चों की तरह कंप्लेंट कर रहा था। आरुष को उसे देखते हुए याद आ रहा था कि कैसे हर बार जब मिहिर गुस्सा होता है या नाराज होता है तो घंटे तक कंप्लेंट करते रहता है और बोलते ही जाता है नॉन स्टॉप। ये सब सुनते हुए आरुष भी सोच रहा था कि वह कैसे इस इंसान का दोस्त बन गया और अब तक उसके साथ काम भी कर रहा है। लेकिन फिर उसने अपना सर झटक दिया और मिहिर की बातों पर ध्यान देना भी बंद कर दिया। इधर अमायरा ने इस गार्ड को एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगाने के बाद मौके का फायदा उठाते हुए, जब सभी का ध्यान इधर उधर था, तब अपनी मेडिकल ट्रे से स्टिचेस लगाने वाले इक्विपमेंट को ले लिया, जो दिखने में काफी अलग थे। इसलिए काफी सावधानी से उन सभी चीजों का यूज कर रही थी, क्योंकि उन्हें देखकर किसी को भी उस पर शक हो सकता था, और वह किसी का जवाब देने के मूड में बिल्कुल भी नहीं थी इस वक्त। फिर हमारा ने डिसइंफेक्टेंट सोल्यूशन की मदद से सबसे पहले अपने नीडल और बाकी चीजों को साफ किया। फिर कॉटन की हेल्प से उस गार्ड के चेस्ट के उस एरिया को साफ किया जहां पर बुलेट लगी हुई थी, ताकि वह साफ साफ चोट को देखकर ट्रीटमेंट कर पाए। अमायरा हमेशा से काफी सीरियस और जिम्मेदार इंसान थी। एक बार जब वह कोई काम अपने हाथ में लेती थी तो उसे पूरा करे बिना वह नहीं छोड़ती थी। इसे उसकी खूबी, एक आदत कुछ भी कह सकते हैं। जैसे कि इस वक्त उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, इस गार्ड की जान बचाना, जिसका इतना ज्यादा खून बह चुका था पहले से, और समय काफी कम बचा था। अब उसे जल्द से जल्द खून का बहाना रोका था। इसलिए अमायरा ने उसके सीने पर एक कट लगाया और जल्दी जल्दी अपना काम करने लगी। काका सहित वहां मौजूद सभी लोग अपनी पलक तक नहीं झपका रहे थे, क्योंकि अमायरा इतनी तेजी से सारे काम कर रही थी। उन्हें ऐसा लग रहा था कि अगर उसने पलकें झपकाई तो वो लोग ये सब मिस कर देंगे। साथ ही वह लोग अमायरा की मदद भी करना चाहते थे उस गार्ड की जान बचाने के लिए, लेकिन अमायरा ने उन्हें कुछ भी करने से पहले ही माना किया हुआ था और ना ही उनकी हेल्प ले रही थी। मिहिर और आरुष अमायरा से काफी दूरी पर खड़े थे, और अमायरा को इसके बारे में कोई खबर भी नहीं थी। लेकिन भले ही वह उसे 40-50 मीटर दूरी पर था, फिर भी उसके काम करने की स्पीड और अपने काम को लेकर सीरियसनेस साफ साफ देख पा रहा था। साथ ही उसका पसीने से भीगा हुआ माथा भी देख सकता था। आरुष अमायरा को बड़े ही गौर से देख रहा था। उसका दिल चाह रहा था कि वह जाए और अमायरा के माथे पर आए पसीने को खुद अपने हाथों से साफ करे। वह ऐसा कर भी देता, मगर उसके अंदर गजब का सेल्फ कंट्रोल था। इसलिए वह खुद को ऐसे अजीब और पागलपन से भरी हरकतों को करने से रोकने में कामयाब हो गया। हालांकि उसके बगल में खड़ा मिहिर अभी गुस्सा था और अपना मुंह फुलाए हुआ था। मिहिर एक पावरफुल इंसान था, उसे अपनी भाभी जी का काम देखने नहीं मिला था और बुरी तरह से इग्नोर किया गया था। ये बात उससे अभी तक हजम नहीं हो रही थी। मिहिर, जिसे शांत हुए अभी 5 मिनट भी नहीं हुए थे, उसने एक बार फिर से अपना धैर्य खो दिया और फिर से अपनी बकबक शुरू की। मगर इस बार वह थोड़ी अजीब बातें कर रहा था। आरू, कहीं तेरी बीवी के पास 4 हाथ तो नहीं है, या उनमें कोई मशीन फिट है? यह इतनी तेज काम कैसे कर ले रही हैं? वैसे एक बात है आरू, ये चोरी करने काफी तेज और अच्छी साबित होगी। जैसे चोर होते हैं, अपने काम में इन एक्सपर्ट की किसी की नाक के नीचे चोरी करते हैं और सामने वाले को पता भी नहीं चलता, उसी तरह भाभी जी है, हमारे सामने ही सब कर रही ही, मगर हम बेवकूफों की तरह देख रहे हैं। देखना आरू, कहीं कुछ चुरा ना ले, संभाल कर रखना अपनी चीजें।
खासकर तेरा दिल, बोलकर वो अपनी बत्ती सी दिखने लगा आरुष को देखकर। इधर आरुष का ध्यान एक ही चीज पर था, चोर के हाथ। ये सोचते हुए उसकी आंखें एक पल के लिए चमक उठी, लेकिन वह तुरंत नॉर्मल भी हो गया। उसने मन में सोचा, अंडस्को अब तो मुझे जानना होगा कि आखिर ये इतना सब कैसे कर लेती है। आखिर इस लड़की में ऐसी अमेजिंग क्वालिटीज आई कहाँ से है। इधर अमायरा ने उस गार्ड के सीने से वह बुलेट निकाल दिया था और उसके आर्टरीज को भी सिल दिया था, जो एक छोटी सी सर्जरी थी। अमायरा इतनी तेज अपना काम कर रही थी, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर घबराहट का कोई नामो निशान नहीं था। वह सब कुछ इतने नॉर्मली कर रही थी जैसे कि वह पेपर में कोई पोएम लिख रही हो। हालांकि आरुष और बाकी सभी लोगों के लिए अमायरा को इस तरह से इलाज करते देखना, उसकी इक्विपमेंट को देखना सब कुछ पहली बार था, जो उनकी कल्पना से भी परे था। काका और वहां मौजूद सभी गर्द चाहकर भी अमायरा से कुछ नहीं पूछ सकते थे। आखिर वह उनकी यंग मैडम जो थी, लेकिन वह पूछना चाहते थे। आखिर उन्हें भी जाना था उन चीजों के बारे में जिसका वो इस्तेमाल कर रही थी। अमायरा उस गार्ड के बहते हुए खून को तो रोक दिया था, लेकिन उसे आगे के इलाज के लिए किसी की मदद की जरूरत थी। वो पूरी तरह से अपने काम में डूबी हुई थी, इसलिए उसने अपनी आदत के अनुसार अनजाने में ही आवाज लगाई, नर्स नर्स जल्दी आओ। लेकिन इतना कहने के बाद ही उसे याद आया कि वो इस वक्त हॉस्पिटल में नहीं है, तो अब उसे सब कुछ अकेले ही करना पड़ेगा। ये सोचते ही उसने जोर से अपना सिर झटका। उसे सब खुद से ही करना था, ये ध्यान रखते हुए कि उस गार्ड को किसी तरह का दूसरा नुकसान न हो। वैसे भी ये ऑपरेशन उसके दिल के पास का था, इतने लोगों के होने के कारण रूम में वेंटिलेशन भी ठीक से नहीं हो पा रहा था। अमायरा स्टिचेस लेने के लिए गार्ड पर झूली हुई थी, जिससे उसके बाल पूरी तरह से बिखर कर उसे परेशान करने लगे। 94 अमायरा ने किया आरुष को इग्नोर। गुलाब बढ़ता दिल, गुलाब हैप्पी स्माइलिंग फेस रीडिंग, गुलाब बढ़ता दिल गुलाब। अमायरा उस गार्ड के बहते हुए खून को तो रोक दिया था, लेकिन उसे आगे के इलाज के लिए किसी की मदद की जरूरत थी। वो पूरी तरह से अपने काम में डूबी हुई थी, इसलिए उसने अपनी आदत के अनुसार अनजाने में ही आवाज लगाई, नर्स नर्स जल्दी आओ। लेकिन इतना कहने के बाद ही उसे याद आया कि वो इस वक्त हॉस्पिटल में नहीं है, तो अब उसे सब कुछ अकेले ही करना पड़ेगा। ये सोचते ही उसने जोर से अपना सिर झटका। उसे सब खुद से ही करना था, ये ध्यान रखते हुए कि उस गार्ड को किसी तरह का दूसरा नुकसान न हो। वैसे भी ये ऑपरेशन उसके दिल के पास का था, इतने लोगों के होने के कारण रूम में वेंटिलेशन भी ठीक से नहीं हो पा रहा था। अमायरा स्टिचेस लेने के लिए गार्ड पर झूली हुई थी, जिससे उसके बाल पूरी तरह से बिखर कर उसे परेशान करने लगे। उसने एक बार अपना काम शुरू कर दिया था, इसलिए वह बीच में रुक भी नहीं सकती थी और अब अपने बालों से फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी थी, परेशान हो रही थी बहुत ज्यादा उनसे। काका आगे आकर मदद तो करना चाहते थे, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकते थे। वह अपनी मैडम कैसे नहीं टच कर सकते थे, इसलिए वह सब कुछ देखते हुए भी अपनी जगह पर ही खड़े रहे। तभी अमायरा ने झल्लाते हुए ऊंची आवाज में कहा, अंडस्को कोई जाओ और जाकर मेरी मैड्स को यहाँ लेकर आओ फौरन। इसी वक्त आरुष ने भी बेहद शांत और धीमी आवाज में कहा, अंडस्को जाओ और अमायरा की मैड्स को ढूंढ के लाओ। मिहिर जो और आरुष के पास ही खड़ा था, उसकी आवाज और उसके बात सुनकर वो चौंक गया, इसलिए उसने चौंकते हुए ही पूछा, अंडस्को क्या क्या कहा तुमने? क्या तुमने मुझसे कुछ कहा? आरू बोलने के बाद उसने अपने आसपास देखा तो उसे अपने अलावा कोई और वह नहीं दिखाई दिया। उसकी बात सुनकर आरुष ने झल्लाते हुए उसे बेरुखी से देखते हुए कहा, अंडस्को तुम बेवकूफ कहीं के, तुम्हें खुद के अलावा कोई और दिख रहा है क्या यहाँ पर? इस पर मिहिर अपना सर को खुजाते हुए अपने दांत दिखा दिया। आरुष उसे अभी भी घूर कर ही देख रहा था, इसलिए वो हड़बड़ा कर बोला, ठीक है, तुम गुस्सा क्यों करते हो? मैं जा रहा हूँ ना, लेकर आता हूँ भाभी जी की मैड्स को, तुम बस शांति से यह बैठो। मिहिर अभी 2-3 कदम चला था कि उसने फिर रुककर निराशा से और उसकी ओर देखा, लेकिन और उसने उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और अमायरा की तरफ देखने लगा, ये देखने के लिए कि वह आगे क्या करती है। आरुष की हरकतों को देखकर मिहिर ने खुद की किस्मत को कोसते हुए भगवान जी से कंप्लेंट करते हुए कहा, अंडस्को क्या यार, आखिर मेरी ही किस्मत इतनी खराब फेनर थी क्या आपको? ऐसे अजीब से इंसान को मेरी झोली मेरी डाल दिया। इतना ही नहीं, फ्रेंड बना दिया। जब देखो तब कुछ न कुछ ऑर्डर मारते रहता है और मुझे परेशान करते रहते हैं। इसके कारण मैं अपनी प्यारी भाभी जी के प्यारे हाथों से हो रहा ऑपरेशन को भी नहीं देख पाऊंगा। बस सब और सिर्फ इसारू इसका बदबदाते हुए वह उसे कमरे से बाहर चला गया और उसे तो उससे पहले इग्नोर कर दिया था। इधर अमायरा ने भी अपना काम जारी रखा और वह स्टिचेस लेते रही उसे काट के सीने पर। जैसे जैसे घाव को सिलते जा रही थी, वैसे वैसे खून का बहाना कम होते जा रहा था, जिससे उसके हाथों की स्पीड देखकर वहां मौजूद सभी लोग काफी हैरान थे। उन लोगों ने राघव का पेट सिलने वाली बात सुनी थी, अब आज देख भी रहे थे कि कैसे अमायरा इस गार्ड के ब्लड वेसल्स को सिल रही है। ये सब देखकर पीछे के लोगों में खुसर फुसर शुरू हो गई।
अमायरा का ट्रीटमेंट देखकर वह लोग आपस में ही बातें करने लगे। तभी किसी ने कहा, अंडस को देखो भाई, हमने तो आज तक सिर्फ नॉर्मल स्टिचेज लेने की बातें सुनी थी, पर यहाँ हमारी यंग मैडम तो ब्लड वेसल्स को भी दिलिंदे रही है। हमें नहीं पता था कि ऐसा कुछ भी होता है और यह पॉसिबल है। तभी किसी और ने जवाब दिया, बेवकूफ कहीं के, अगर मैडम ऐसा कर रही है तो सिला ही जा सकता होगा ना। उसे भी सिला भी जा सकता है और काटा भी जा सकता है, समझे ना। इसलिए अब ये बेवकूफी भरे सवाल पूछना ही नहीं, सोचना बंद करो और अपनी यंग मैडम को इलाज करते देखने का आनंद लो। जब अमायरा ने गार्ड्स की ऐसी बातें सुनी तो उसे हंसी आ गई, जिससे वह जोर जोर से हंसने लगी, ये सोचते हुए कि यह लोग कितने भोले भाले हैं, दिल तो कर रहा है कि मैं सब कुछ सिखाऊं। हमारा को इस तरह हंसते हुए देखकर वह करे सब लोगों की आंखें खुलेगी खुला रह गए, क्या हमारी मैडम हंस रही है, इतने वक्त से पहली बार हुआ है। अभी कुछ देर पहले ही तो उनका चेहरा बेहद सीरियस और एक्सप्रेशनलेस था और अब अचानक से बिना किसी वजह के इस तरह जोर से हंस रही है, क्या बात है। लेकिन उन्हें जल्दी ही याद आया, क्योंकि सामने खड़ी औरत सिर्फ एक डॉक्टर या उनकी यंग मैडम भी नहीं बल्कि उनकी राजकुमारी भी है। ये याद आता ही बोलो सब कुछ कदम पीछे हट गए और अपनी नजर झुका ली। अब उन्होंने हमारा की तरफ देखने की हिम्मत नहीं की। मिहिर जो अभी अभी हीरा के साथ इस जगह पर आया ही था, किसने देखा कि अजीब सा माहौल बना हुआ है, इसलिए उसने और उससे पूछा कि क्या हुआ है आरू यहाँ पर मेरे जाने के बाद। एक्सप्रेशनलेस और यह का माहौल इतना अजीब क्यों लग रहा है, कहते हुए उम्मीद भरी नजरों से आयुष को देखने लगा। मगर बेचारा, क्या उसे लग रहा था कि सच में आज उसकी बातों का जवाब देने वाला है। मिहिर की बातों का जवाब देने के बजाय उसे पूरी तरह से इग्नोर करते हुए और उसने हीरा से कहा, अंडस को जो और जाकर अपनी यंग मैडम की मदद करो उनके काम में। स्कूटर सुनते हीरा ने अपना सीरियल और पूर्णिया से चलेगी और यहाँ, मगर यहाँ मिहिर काम होगा फिर से खुल गया। एक तो बेचारा हमारा के इलाज करते हुए नहीं देख पाया था और अब तक हमारा ना स्टेटस भी कर दिया था, ऊपर से उसका दोस्त अलग इग्नोर कर रहा है उसे। और उसकी मस्जिद की हरकतें काफी फालतू और पिचकारी लग रही थी, क्योंकि अभी भी 2 घायल घाट पड़े हुए थे, वह आराम से उनका ट्रीटमेंट देख सकता है, तो वह इतनी बेवकूफी मेरी बातें और हरकतें क्यों कर रहा था। इधर हमारा नमस्कार स्टेटस लेने के बाद उसे ड्रेसिंग करने से पहले कुछ दवाएं लगा दी, मगर उसका गांव तेज जल्दी ठीक हो जाए इसके लिए उसने ड्रेसिंग नॉर्मल तरीके से न करते हुए अलग तरीके से ड्रेसिंग की और उनका ड्रेसिंग पेज का उसे किया। फिर हमारा ने डॉक्टर शाह को आवाज लगाते हुए कहा, डॉक्टर साहब जल्दी इधर आइए। हमारा की आवाज सुनकर डॉक्टर साहब जल्दी से उसके पास पहुंचे और बोले, अंडस को क्या हुआ, ये मैडम आपने मुझे बुलाया। जिस पर हमारा ने कहा, अंडस को जी ये देखिए, ये कुछ एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन, आयरन सप्लीमेंट्स और एंटी फीवर मेडिसिन है जो मैंने इस गार्ड के लिए तैयार किया हुआ है, तो आप इस टाइम से इस गार्ड को देते रहिए, क्योंकि मुझे लगता है इसे कुछ वक्त बुखार आ सकता है। हमारा नहीं अपना सामान समेटते हुए कहा। अपना सामान उठाने के बाद उसने वह अपने भाई आस्तीन से अपने माथे पर आए पसीनों को पूछते हुए जैसे घोड़े तो सामने देखकर चौंक गई। तुम लोग क्या क्या कर रही हो, मैं तुम्हें आने को नहीं कहा था। तुम्हारा नया नाम, वहां अपने मैथ्स को देखते हुए कहा। जिस पर हीरा आगे आए और उसने रिस्पेक्टफुली जवाब देते हुए कहा, अंडस्को मैडम, हमें मास्टर ने भेजा है आपकी मदद करने के लिए। मास्टर, ये सुनकर तो अमायरा की भौहें चढ़ गई। क्या क्या हुआ यहाँ है और इतनी देर से कोई है और मुझे पता भी नहीं चला। तभी हीरोइन का, मैडम को दीजिए, मास्टर वहाँ बैठे हैं, कहते हुए उसने उसे तरह की शिक्षा करती है जहाँ और उसे बैठा था। जब हमारा नजर देखा तो होते क्या, एक और कोई लड़का खड़ा था जिसे वह नहीं जानती है। हमारा आरुष से काफी दूरी पर थी, इसलिए वह आरुष के चेहरे के भाव और उसके दिल में क्या चल रहा है ये समझने में नाकामयाब रही। फिर मैंने मन ही मन कहा, क्या वह यहाँ सच में मेरे लिए आया है। लेकिन इतना बोलने के बाद उसने खुद ही अपने सर पर लगाए और बोलिए, पागल लड़की, तो ये सब सपने देखना बंद कर और अपने काम पर ध्यान दे। हमारा और उसके मीट के बीच में क्या बात हुई ये तो वहां खड़े मौजूद गार्ड नहीं सुन पाए, मगर जब उसे किसी एक जगह पर काफी देर से करते हुए देखा तो वह लोग भी पीछे मुड़ गए। पीछे मुद्दे ही जब उन्होंने आरुष को वहां बैठे हुए देखा तो उन्होंने सबसे पांव तक ठंडा पसीना आ गया और उन्हें सैर करते कि बहुत जल्दी उनकी मौत आने वाली है, उनके चेहरे पर डर में डूब गए। एक गार्ड ने डरते हुए कहा, अरे मास्टर आए हैं, लेकिन वह यहाँ आए कब और हमें पता कैसे नहीं चला। मिहिर ने अचानक से आलस पूरी नजरों से अमर राखी और देखा और वह ये देखकर आराम रखे कि वह आयुष को बेहद कोशिश में घर रही है, तो उसने कहा, भाई संभालने, अपनी बीवी को देख किस तरह गुस्से में घूर रही है, तुझे नहीं चाहे जो बोले, मगर आज का दिमाग तो किसी और बात में था। वह देखना चाहता था कि हमारा उसके पास आती है या नहीं उससे बात करने के लिए, इसलिए वह उसका इंतजार कर रहा था अपने पास आने कामगा। और उसकी उम्मीद से उलट अमायरा गुस्से में ही पलट गई और उसने ऐसे भी बिहेव किया जैसे उसने किसी को देखा ही नहीं है। यहाँ वहां पर आरुष मौजूद ही नहीं है और वह सीधा डॉक्टर शाह के पास चली गई और उनसे बोली, बाकी के 2 घायल कार्ड कहाँ है। उसके बाद सुनकर डॉक्टर शाह ने एक साइड इशारा कर दिया। जब हमारा नजर देखा तो उसके आईब्रो सिकुड़ गई। लाइक रियली, मतलब इस जगह पर कितने का हेयर कट मौजूद है और उसके मेडिकल सिस्टम में उसे एक बार भी इन्फॉर्म नहीं किया, ना ही कोई अलार्म भेजो ऑर्डर किया। आउट्स पॉसिबल, कुछ अजीब नहीं है ये सब।
ऐसा इसलिए तो नहीं कि अनगाज को एक बार पहले ही डॉक्टर शन चेक कर लिया था और बस अब अपने ट्रीटमेंट की वेट कर रहे हैं, साथ ही वह बिल्कुल घबरा भी नहीं रहे हैं, ये सब इस कारण तो नहीं। तभी डॉक्टर शान हमारा से पूछा कि मैडम क्या आप मास्टर से मिलना नहीं चाहेंगे, देखो वह वहाँ बैठे हुए हैं और अभी को देख रहे हैं। लेकिन हमारा ने उनकी बात को ध्यान देते हुए कहा, उनसे मिलने की मुझे कोई जरूरत नहीं, वक्त काम है, क्या आप मुझे उनको 2 कार्ड के पास ले चल सकते हैं। रेसिपी महाराज काफी थक चुकी थी पहले हमले और उससे मिलना, फिर उसके बाद एक से एक ड्रामा, उसे तो अभी तक खाना भी नहीं खाया था, वह बस जल्द से सब कुछ खत्म करके अपने रूम में वापस आना चाहती थी। 95 अगर मास्टर और मैडम बेड शेयर नहीं करेंगे तो छोटे राजकुमार कैसे आएंगे। गुलाब बढ़ता दिल गुलाब हैप्पी स्माइलिंग फेस रीडिंग गुलाब बढ़ता दिल गुलाब। एक गार्ड ने डरते हुए कहा, अरे मास्टर आए हैं, लेकिन वह यहाँ आए कब और हमें पता कैसे नहीं चला। मिहिर ने अचानक से आलस पूरी नजरों से अमर राखी और देखा, और वह ये देखकर आराम रखे कि वह आयुष को बेहद कोशिश में घर रही है, तो उसने कहा, भाई संभालने अपनी बीवी को देख किस तरह गुस्से में घूर रही है, तुझे नहीं चाहे जो बोले, मगर आज का दिमाग तो किसी और बात में था। वह देखना चाहता था कि हमारा उसके पास आती है या नहीं उससे बात करने के लिए, इसलिए वह उसका इंतजार कर रहा था अपने पास आने का, मगर और उसकी उम्मीद से उलट अमायरा गुस्से में ही पलट गई और उसने ऐसे भी बिहेव किया जैसे उसने किसी को देखा ही नहीं है। यहाँ वहाँ पर आरुष मौजूद ही नहीं है और वह सीधा डॉक्टर शाह के पास चली गई और उनसे बोली, बाकी के 2 घायल कार्ड कहाँ है। उसके बाद सुनकर डॉक्टर शाह ने एक साइड इशारा कर दिया। जब हमारा नजर देखा तो उसके आईब्रो सिकुड़ गई। लाइक रियली, मतलब इस जगह पर कितने का हेयर कट मौजूद है और उसके मेडिकल सिस्टम में उसे एक बार भी इन्फॉर्म नहीं किया, ना ही कोई अलार्म भेजो ऑर्डर किया। आउट्स पॉसिबल, कुछ अजीब नहीं है ये सब। कहीं ऐसा इसलिए तो नहीं क्योंकि उन गार्ड्स को एक बार पहले ही डॉक्टर शाह ने चेक कर लिया था और बस अब वो लोग अपने ट्रीटमेंट की वेट कर रहे हैं, साथ ही वह बिल्कुल घबरा भी नहीं रहे हैं। ये सब इस कारण तो नहीं। तभी डॉक्टर शाह ने अमायरा से पूछा कि मैडम क्या आप मास्टर से मिलना नहीं चाहेंगी। विस्मयादिबोधक चिन्ह, देखो वह वहां बैठे हुए हैं और अभी आप ही को देख रहे हैं। लेकिन अमायरा ने उनकी बात पर ध्यान न देते हुए कहा, अंडस्को उनसे मिलने की मुझे कोई जरूरत नहीं, वक्त कम है और काम ज्यादा, तो क्या आप मुझे उनको 2 घायल गार्ड्स के पास ले चल सकते हैं। वैसे भी आज अमायरा काफी थक चुकी थी, पहले आरुष से मिलना, हमला, फिर उसके बाद एक के बाद एक ड्रामा। उसने तो अभी तक खाना भी नहीं खाया था, वह बस जल्द से सब कुछ खत्म करके अपने रूम में वापस आना चाहती थी। डॉक्टर शाह ने बिना कुछ कहा हमारा की बात मान ली और उसकी हाँ में हाँ मिला दी। उन्होंने आगे कुछ बोलने की कोशिश नहीं की, मगर इस जगह से जाने के पहले राजकुमार की तरफ देखना नहीं बोल उन्होंने चुपके से आयुष को देखा। अमायरा और डॉक्टर साहब उन दोनों गार्ड्स के पास थे। अमायरा ने उन दोनों गार्ड्स का चेकअप किया, जिनका प्राइमरी ट्रीटमेंट पहले से ही डॉक्टर शाह ने कर दिया था। वैसे भी इन लोगों की कंडीशन पहले वाले गार्ड की तरह खराब नहीं थी, इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं थी। इस वक्त इस रूम में सिर्फ वह दोनों घायल गार्ड, अमायरा, डॉक्टर शाह, काका और इरा ही थे। शुक्र है आरुष या अन्य गार्ड्स यहाँ पर नहीं थे। अब आरुष और मिहिर बिना रूम में गए उन दोनों गार्ड्स का ट्रीटमेंट नहीं देख सकते थे। मिहिर जो आरुष के नेचर को बहुत अच्छे से जानता था, उसने बिना वक्त गवाए जल्दी से कहा, देखो आरू, मैं भाभी जी के हाथों से हो रहे पहले वाले गार्ड का ट्रीटमेंट भी नहीं देख पाया था, तो क्या अब हम चलकर देख सकते हैं। इस पर आरुष ने बेरुखी से जवाब दिया, पर मैंने तो देख लिए है। दूसरे शब्दों में इसका मतलब यह था कि वह नहीं जाएगा। मिहिर हार नहीं मानना चाहता था, ये जानते हुए कि उसके दोस्त का दिल चट्टान का है या ये कहे कि लोहे का है, जो वक्त आने पर उसे मरने के लिए भी पीछे नहीं हटेगा। तब भी उसने कहा, आरू यार प्लीज चलते हैं ना, देखो मैं तो था भी नहीं, देखा ना उन्हें ट्रीटमेंट करते हुए, मेरे लिए तो चल कम से कम। इस पर आरुष ने ठंडे स्वर में कहा, इसका मुझे कोई लेना देना नहीं है, तूने क्या देखा और क्या नहीं, आई डोंट केयर। इतना बोलने के बाद उसने मुड़ने के लिए अपनी व्हीलचेयर पर हाथ रखा और बोला, मैं अब वापस आ रहा हूँ, वैसे भी मैंने अब सब कुछ देख लिया है, तो मुझे रुकने की कोई जरूरत नहीं है। मिहिर अंडस्को ठीक है, फिर जैसे तुम चाहो, मैं किसी कार्ड को तुम्हारे पास भेज देता हूँ जो तुम्हारी हेल्प करेगा रूम तक जाने में। जिस पर आरुष सिर्फ हम कहा। अपनी बात बोलने के बाद मिहिर जाने के लिए मुड़ था, लेकिन मुड़ते ही उसने आरुष की असंतुष्ट आवाज में हम सुना तो उसके खत्म वही रुके और वह समझ गया और वह आज्ञाकारी ढंग से पीछे की तरफ मुड़ा और बोला, ठीक है मैं लेकर चलता हूँ तुम्हें, नहीं तुम्हारी मदद करूंगा तुम्हारे रूम तक जाने में। मन ही मन खुद के किस्मत को खोजते हुए पता नहीं कौन से घटिया गर्म किया था मैंने, जो इसके जैसा दोस्त मिल गया है, अच्छी खासी रईस परिवार का बेटा था, नाम और रुतबा है मेरा, मगर इस जल्लाल से दोस्ती करके फंस गया। एक पैसे की इज्जत तो है नहीं, ऊपर से धमकता लगे मुझे, ऊपर से उल्टी सीधे काम कराएगा वह अलग। इंश्योरेंस पर एक बार फिर पीछे वक्त दिखता है, फिर एक लंबी आह भरता है और आरुष को लेकर उस जगह से वापस चले जाता है। आरुष को जाता हुआ देखकर एक गार्ड ली आह भरी और उसने कहा, क्या मास्टर हमसे यहाँ मिलने आए थे, और तो क्या, इसका मतलब यह है कि वह हमसे नाराज नहीं है बिल्कुल भी।
कि हम उन पर हमला करने वाले को पकड़ नहीं पाए तो हमारे मास्टर कितने अच्छे हैं, हमारी कितनी चिंता करते हैं वह हमसे। हम मिलने आए थे, भले ही वह दूर ही खड़े थे, मगर इतना काफी है। उसे कार की आंखों में आंसू आ गए, वह काफी इमोशनल हो गया इस बात पर। निश्चित रूप से अगर इस जगह पर कुछ भावुक लोग थे तो कुछ लॉजिकल इंसान भी थे। उन्हीं में से एक गार्ड ने कहा, क्या तुम बेवकूफ हो? तो मैं समझ नहीं आता मास्टर, हमारे लिए आएंगे तो ऐसा लगता है तो सपने देखना बंद करो। जाहिर है मास्टर यंग मैडम से यहाँ मिलने आए थे। तभी दूसरे ने कहा, क्या बोल रहे हो तुम मैडम से मिलने? लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है, वह लोग तो वैसे भी साथ ही रहता है ना। उसे कार को विश्वास नहीं हो रहा था कि उनके मास्टर से मिलने नहीं आए थे, क्योंकि उसे लगता था कि उसके मास्टर बहुत अच्छे हैं। भले वही गुस्सा अगर कोल्ड पर्सनैलिटी के इंसान है, लेकिन उनका दिल काफी नर्म है। उसे दूसरे गार्ड ने अपनी भौहें चढ़ा ली और वह बोला, तुम्हें समझ नहीं आता क्या? ऐसा पहली बार हुआ है कि हमें इतनी चोट आई है, लेकिन आज तक कभी मास्टर को हमसे मिलते हैं आए थे देखा है क्या? तू सीधी सी बात है कि वह मैडम से ही मिलने आए थे यहाँ पर। अगर हमारे मास्टर बहुत ज्यादा मेहरबान होंगे ना हम पर, तो वह ज्यादा इतना करेंगे कि हमारी सैलरी बढ़ा देंगे और हमारी देखभाल करने के लिए किसी को रख देंगे कुछ समय के लिए, पर कभी हमसे मिलने नहीं आएंगे यहाँ तक, समझा तुम? वह कभी हमें इमोशनल सपोर्ट नहीं करेंगे। इधर उस रूम में काका ने अचानक से फुसफुसाते हुए अमायरा से कहा, अंडरस्को मैडम, आपको नहीं लगता कि मास्टर आपसे मिलने के ही लिए यहाँ आए थे? जिस पर हमारा ने कहा, अरे काका की क्या बात कर रहे हैं आप ही, हो सकता है वह घूमने भी आए हो। छोड़े नहीं इस बात को यहीं पर। कागज से आगे भी कुछ करना था, लेकिन वह कह नहीं पा रहे थे। वह कहना चाहते थे कि आज हो सकता है आरुष उसके कमरे में उससे मिलना है शायद। आखिरकार इतने दिन हो गए उनकी शादी को, लेकिन वह दोनों साथ में कभी नहीं सोए। तभी काका के दिमाग में कोई बात के लिए कोई और उनका चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया। क्या अगर मास्टर मैडम ऐसे ही करते रहे तो मेरे छोटे राजकुमार कैसे आएंगे? नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, मुझे कुछ करना पड़ेगा। जब हमारा ने काका के कही बातें सुन तो उसका शरीर ठंड पड़ गया और कहीं लगा उसने खुद को चुटकी और खुद से काका को ये कहने से नहीं रोक पाई कि प्लीज काका, आप देख सकते हैं इस वक्त में कितना जरूरी ट्रीटमेंट कर रही हूँ एक पेशेंट का। इस समय आप ऐसी भयानक और दिल दिल देने वाली बातें ना किया करें, वरना मुझे हार्ट अटैक आ सकता है और मैं मर भी जाऊंगी। राजकुमार आरुष उसके रूम में आएगा, ये बहुत डरावनी बात है। इस दुनिया में इससे ज्यादा डरावना उसके लिए कुछ नहीं था। वह आरुष के साथ बेड शेयर करने से अच्छा है कि यहाँ सारी रात रुककर गर्ल्स का इलाज करते रहे, मतलब रात की ड्यूटी कर ले मगर उससे मिलने ना जाए। 96 आरुष का अमायरा के लिए इंतजार। गुलाब बढ़ता दिल गुलाब, हैप्पी स्माइलिंग फेस रीडिंग गुलाब बढ़ता दिल गुलाब। इधर उस रूम में काका ने अचानक से फुसफुसाते हुए अमायरा से कहा, अंडरस्को मैडम, आपको नहीं लगता कि मास्टर आपसे मिलने के ही लिए यहाँ आए थे? इस पर अमायरा ने कहा, अंडरस्को, अरे काका, ये क्या बात कर रहे हैं आप? ऐसा भी हो सकता है कि वह यहाँ सिर्फ घूमने आए हो। फिर उसने बात पलटने के लिए आगे कहा, छोड़े नहीं इस बात को यहीं पर। काका को उससे आगे भी कुछ कहना था, लेकिन वह कह नहीं पा रहे थे। वह कहना चाहते थे कि आज हो सकता है आरुष उसके कमरे में उससे मिलने आ सकता है शायद। आखिरकार इतने दिन हो गए उनकी शादी को, लेकिन वह दोनों साथ में कभी नहीं सोए। तभी काका के दिमाग में कोई बात के लिए कोई और उनका चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया। क्या अगर मास्टर मैडम ऐसे ही करते रहे तो मेरे छोटे राजकुमार कैसे आएंगे? नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, मुझे कुछ करना पड़ेगा। जब हमारा ने काका के कही बातें सुन तो उसका शरीर ठंड पड़ गया और कही लगी। उसने खुद को चुटकी काटी और खुद से काका को ये कहने से नहीं रोक पाई कि प्लीज काका, आप कहना बंद कर सकते हैं इस वक्त में कितना जरूरी ट्रीटमेंट कर रही हूँ एक पेशेंट का। इस समय आप ऐसी भयानक और दिल दिल देने वाली बातें ना किया करें, वरना मुझे हार्ट अटैक आ सकता है और मैं मर भी जाऊंगी। राजकुमार आरुष उसके रूम में आएगा, ये बहुत डरावनी बात है। इस दुनिया में इससे ज्यादा डरावना उसके लिए कुछ नहीं था। वह आरुष के साथ बेड शेयर करने से अच्छा है कि यहाँ सारी रात रुककर गार्ड्स का इलाज करते रहे, मतलब रात की ड्यूटी कर ले मगर उससे मिलने ना जाए। वैसे भी उसे काम था। इधर में मेहर अपने अलग चालाकी में था। वह सोच रहा था कि आरुष को एक बार उसके रूम तक पहुंचने के बाद वापस आएगा, ताकि वह जल्दी से उसे पहुंचकर वापस से आकर अमायरा को इलाज करते हुए देख सके। सच बात तो यह थी कि मेहर बहुत एक्साइटेड था अमायरा किस तरह से ट्रीटमेंट करती है देखने के लिए। वह भी तब से तो और भी ज्यादा जब से काका और डॉक्टर शाह ने अमायरा की इतनी तारीफ की थी। यहाँ तक बोल दिया था, उसके पास अद्भुत शक्ति है, जादू है उसके हाथों में, जिसे भी छू देती है उसे ठीक कर देती है। आखिर कैसे ऐसे इंसान से मिलने का मेहर इतना अच्छा मौका अपने हाथों से जाने देता? आरुष को उसके रूम तक पहुंचा देने के बाद में जल्द से जल्द वहां से भागने की फिराक में था। अभी वह बस मुड़ा ही था कि उसके कानों में आरुष की आवाज पड़ी जो बोल रहा था, अंडरस्को वेट, रुको मेहर। आरुष की आवाज मेहर के कानों में पड़ते ही उसने अपनी आंखें और मुठियां भींच ली और अपने दांत किटकिटाने लगा चिढ़ के कारण। वो बोला, इस आदमी से मेरा पीछा कब छूटेगा भगवान जी। लेकिन शुक्र था कि आरुष ने उसके बातें नहीं सुनी थी, क्योंकि वही सब अपने मन में बोल रहा था, वरना आज पता नहीं क्या होता उस बेचारे के साथ। फिर वह मुड़ा और उसने अपने दांत दिखा दिए। फिर उससे कहा, अंडरस्को आरू, तुझे अपनी स्टडी रूम में वापस नहीं जाना था क्या? तुझे कोई काम नहीं है अब?
जिस पर आरुष उसे बुरी तरह घूर रहा था। और सच रहा था, आज इसे क्या गया है। फेक तो हमेशा मुझसे पूछ के हर काम करता था, आज ऐसे डेडपैन फेस। तब तक मिहिर ने पूछ ही लिया, अंडस को आखिर तुम जाना कहाँ जाते हो। इस पर आरुष ने छत से जवाब दिया, अमायरा की साइड वाली हवेली की तरफ। उसके बाद उनके तो मेरे को तेज से झटका लगा, जैसे उसने कुछ गलत सुन लिया हो, इसलिए उसने अपने कान को जाते हुए कहा, क्या कहा सर, एक बार फिर से कहना, तो कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं सुन लिया। मन में यह अमायरा से मिलने की पहल कर रहा है, आखिर चल क्या रहा है इसके दिमाग में। आखिर कुछ भी हो, अभी भी मिहिर ही आरुष को अमायरा के कमरे तक लेकर जा रहा था, मगर उसका मुंह एक बार भी बंद नहीं था। वह शिकायतें पर शिकायत करते जा रहा था, लेकिन आरुष भी काम नहीं था। वो उसे ऐसे अवॉइड कर रहा था जैसे वो वहां एग्जिस्ट ही नहीं करता। आरुष के स्टडी रूम से अमायरा का रूम ज्यादा दूर नहीं था, इसलिए वह लोग बस 2 मिनट में वहां पहुंच गए। अगर अभी मिहिर चाहता तो वापस लौट सकता था, मगर अब उसका जाने का कोई मूड नहीं था। वह उसका यही वेट करना चाहता था। तभी आरुष ने बेहद शांत आवाज में कहा, मिहिर अब तुम जाना चाहो तो जा सकते हो। वैसे भी तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अब तक चले जाना चाहिए था। हम आरुष की बात सुनकर तू मिहिर का मन कर रहा था जोर जोर से रोने का। अन्य बहुत बड़ा अन्याय हुआ था उसके साथ इस वक्त, लेकिन फिर भी उसने खुद को कंट्रोल करते हुए उससे कहा, अंडस को क्या सच में, लेकिन अगर मैं चला जाऊंगा तो तुम्हें यहाँ से वहां तक पूरे दिन व्हील चाहिए से वहां कौन आएगा। यू नो ना, आज लगभग पूरे दिन से हमने यही किया है, और अब जब तुम्हारा काम निकल चुका है तो तुम मुझे यहाँ से भागा रहे हो। कितने क्रूएल हो तुम आरू। तुम्हें नहीं लगता, नहीं तुम कुछ ज्यादा ही फ्री हो। अगर मेरी महल में सारे नौकर तुम्हारे जैसे होगा ना तो हर जगह सत्यानाश ही होगा। उसके बाद तो मिहिर का गुस्से से खून बोलना चाहता था। उसने गुस्से से कहा, देखो मैं आगे से बहुत बिजी इंसान हूँ, इकलौता वालों को अपने खानदान का। और उसने गुस्से से कह, हंडस को फ्री नहीं हूँ मैं, राजवंश कॉर्पोरेशन का अकेला मलिक मिहिर राजवंश हूँ मैं। वैसे तुम ऐसा नहीं बोल सकते। और हाँ, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तो अपने सभी काम अपने किसी भी नौकर से करना, ना कि मुझे बुलाना। आरुष ने उसे ताना मारते हुए कहा, अंडस को अच्छा सच में, लेकिन राजवंश कॉर्पोरेशन का बिजनेस तो तुम्हारे बिना भी चल सकता है, और अब तक चलते भी आ रहा है, तो तुम इतनी चिंता कब से करने लगे। मिहिर ने ब्रह्मेहद उदासी के साथ, मैं जा रहा हूँ, तुम्हें बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करूंगा, तुम्हारी बीवी के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने से। इतना कहने के बाद मिहिर वहां एक सेकंड भी नहीं रुका और ऐसे भाग गया जिससे उसके ऊपर पीछे किसी ने पागल कुत्ते दौड़ा दिया हो। उसने सोचा कि वह मायरा को जाकर बोल देना चाहिए कि जल्दी से जल्दी अपना काम खत्म करके और उसके पास से उसका रिजल्ट कर रहा है, मगर साथ ही में उसके दिमाग में कुछ खुराफात भी चल रहा था। आखिर उसे आरुष से बहुत सी चीजें पता चला था। अमायरा को तो बिल्कुल भी खबर नहीं थी कि उसके पीछे क्या क्या हो रहा है और लोग क्या क्या कर रहे हैं। जहां पर वह कब से जाना चाहती थी, वहां जाने के लिए जल्दी जल्दी अपना काम कर रही थी। उसे क्या पता कि जिस चीज से वो हमेशा भागती है, वो ही उसका इंतजार कर रहा है। वह अभी भी डॉक्टर साह के साथ वहां के मरीजों का ट्रीटमेंट करने लगे थे, लेकिन अब उसका काम भी खत्म हो चुका था। अमायरा का काम खत्म हो चुका था, लेकिन अब तक वो विचार इतना थक चुकी थी कि उसने कमर में बेहद दर्द महसूस हो रहा था। अब अमायरा यहाँ से जाने का सोच रही थी, इसलिए उसने अपना मेडिकल कट इरा को दे दिया। वह इतनी ज्यादा थक गई थी कि उसमें इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि अपने मेडिकल किट तक उठा सकती है। इस वक्त तक तो काफी अंधेरा हो चुका था, आसपास की लाइट से भी जल चुकी थी। तभी उसके पास आते हुए काका ने कहा, अंडस को मैडम, मैं आपको छोड़ देता हूँ आपके कमरे। मगर अमायरा ने काका को मना कर दिया, क्योंकि वह अच्छे से जानती थी कि काका कितने बिजी रहते हैं, इसलिए वह उन्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। यही कारण था कि उसने उन्हें माना कर दिया। लेकिन तभी अमायरा को आज का हुआ हमला याद आ जाता है और वह थोड़ा डर जाते हैं। इसलिए जब काका ने इस बार उसके साथ आने को फोर्स किया तो वह मन नहीं कर पाई, क्योंकि वो अच्छे से जानती थी कि अभी भी उसका अकेले रहना खतरे से खाली नहीं है। वैसे भी वह अपनी जान के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ करना पसंद नहीं करती थी। अमायरा बुरी तरह थक चुकी थी, उसके दोनों हाथ सुन्न पड़ चुके थे। भूख इतनी बुरी तोड़ लगी थी कि उसमें चलने तक की ताकत नहीं बची थी। अमायरा काका और ईरा के साथ अपने कमरे की तरफ चली गई। आज उसे अपने मेडिकल सिस्टम पर बेहद गुस्सा आ रहा था। इतने सारे गंभीर रूप से घायल मरीजों का इलाज करने के बाद और 3 मरते हुए लोगों को बचाने के बाद भी उसके मेडिकल सिस्टम में उसे किसी तरह के कोई गिफ्ट नहीं दिया, नहीं उसका लेवल अप हुआ था। ये कितनी बुरी बात थी। उसे मन कर रहा था कि किसी को अच्छा बनाने को बर्बाद कर दे। ये सब उसे झूठा दिखावा लग रहा था। अमायरा जब अपने हाल में आकर पहुंचे तो उसने देखा कि टीना और मीरा तेज कदमों से चलते हुए उसके पास ही आ रही थी। उन्होंने कहा, मैडम आप कहाँ रह गई थी, आपको पता भी है मास्टर कब से आपका वेट कर रहे हैं आपके रूम में। इतना सुनते ही अमायरा के चेहरे की हवाएं उड़ने लगी। वह लड़खड़ा कर लगभग जमीन पर ही गिर गई और बस इतना ही बोल पाई, क्या ये क्या बोल रही हो तुम, वह यहाँ, आखिर वो यहाँ कैसे आ सकता है। पर जो भी कहो, आरुष मलिक था इस मेंशन का।
वह जब चाहे, जहां चाहे, जैसे चाहे वैसे आ जा सकता था। उसे कोई नहीं रोक सकता था। और तब तो उसे बिल्कुल भी कोई नहीं रोक सकता था, जब आरुष खुद से किसी से मिलना चाहे और उसका इंतजार कर रहा है। इसलिए अमायरा अब कुछ भी नहीं कर सकती थी। अमायरा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसे काफी प्रेशर फील हो रहा था, इसलिए वह अपने भौहें रगड़ने लगे। उसने अपना मेडिकल किट मीना को दे दिया और टीना के साथ अपने कमरे की तरफ चली गई। अभी वह 2 कदम ही चली थी कि मीरा ने कहा, अंडरस्को मैडम, मास्टर ने आपको स्पेशल आपके मेडिकल किट के साथ मिलने को कहा है, तो आपको इसे अपने साथ ही ले जाना चाहिए। अब अमायरा को हैरान हो चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आरुष करना क्या चाहते हैं। आखिर क्या चल रहा है उसके दिमाग में। अब उसे काफी बेचैनी सी महसूस हो रही थी। इसी के साथ उसने अपन सिर हाँ में हिलाया और मीरा को इशारा कर दिया मेडिकल किट साथ लेने का। 97 आरुष ने मेडिकल की। गुलाब बढ़ता दिल गुलाब, हैप्पी स्माइलिंग फेस रीडिंग गुलाब बढ़ता दिल गुलाब। अमायरा काका और ईरा के साथ अपने कमरे की तरफ चली गई। आज उसे अपने मेडिकल सिस्टम पर बेहद गुस्सा आ रहा था। इतने सारे गंभीर रूप से घायल मरीजों का इलाज करने के बाद और 3 मरते हुए लोगों को बचाने के बाद भी उसके मेडिकल सिस्टम में उसे किसी तरह के कोई गिफ्ट नहीं दिया, नहीं उसका लेवल अप हुआ था। ये कितनी बुरी बात थी। उसे मन कर रहा था कि किसी को अच्छा बनाने को बर्बाद कर दे। ये सब उसे झूठा दिखावा लग रहा था। अमायरा जब अपने हाल में आकर पहुंचे तो उसने देखा कि टीना और मीरा तेज कदमों से चलते हुए उसके पास ही आ रही थी। उन्होंने कहा, मैडम आप कहाँ रह गई थी? आपको पता भी है, मास्टर कब से आपका वेट कर रहे हैं आपके रूम में। इतना सुनते ही अमायरा के चेहरे की हवाएं उड़ने लगी। वह लड़खड़ा कर लगभग जमीन पर ही गिर गई और बस इतना ही बोल पाई, ये क्या बोल रही हो तुम? वह यहाँ, आखिर वो यहाँ कैसे आ सकता है? पर जो भी कहो, आरुष मलिक था इस मेंशन का। वह जब चाहे, जहाँ चाहे, जैसे चाहे वैसे आ जा सकता था। उसे कोई नहीं रोक सकता था। और तब तो उसे बिल्कुल भी कोई नहीं रोक सकता था, जब आरुष खुद से किसी से मिलना चाहे और उसका इंतजार कर रहा है। इसलिए अमायरा अब कुछ भी नहीं कर सकती थी। अमायरा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसे काफी प्रेशर फील हो रहा था, इसलिए वह अपने भौहें रगड़ने लगे। उसने अपना मेडिकल किट मीना को दे दिया और टीना के साथ अपने कमरे की तरफ चली गई। अभी वह 2 कदम ही चली थी कि मीरा ने कहा, अंडरस्को मैडम, मास्टर ने आपको स्पेशल आपके मेडिकल किट के साथ मिलने को कहा है, तो आपको इसे अपने साथ ही ले जाना चाहिए। अब अमायरा को हैरान हो चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आरुष करना क्या चाहते हैं। आखिर क्या चल रहा है उसके दिमाग में। अब उसे काफी बेचैनी सी महसूस हो रही थी। इसी के साथ उसने अपन सिर हाँ में हिलाया और मीरा को इशारा कर दिया मेडिकल किट साथ लेने का। 3 मैड्स और 2 गार्ड्स के साथ अमायरा आरुष से मिलने गई थी। आरुष के रूम में पहुंचकर अमायरा सहित सभी लोगों ने सबसे पहले आरुष ने ग्रीट किया। आरुष ने रूडली कहा, अंडरस्को गेट आउट। कहते हुए उसने किसी की भी तरफ देखा तक नहीं, मगर वहां खड़े हुए मैड्स और गार्ड में बिना सोचे ही इसकी देखने की हिम्मत किए बिना ही वहां से तुरंत चले गए। अब उस रूम में सिर्फ अमायरा और आरुष ही बचे थे। वैसे ये रूम नहीं था। अमायरा के रूम के बाहर एक हॉल जैसी जगह थी। ये वही फ्लोरल हॉल वाला एरिया था जहां आरुष अमायरा का इंतजार कर रहा था इतनी देर से। न कि उसके रूम में। आरुष अपनी व्हील चाय पर बैठा हुआ अमायरा को ही घूरे जा रहा था, तो वही अमायरा बिना किसी हाई हीलो के बस सिर झुकाए हुए ऐसे ही इतनी देर से ऐसे ही खड़ी थी। लेकिन शुक्र है आरुष ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। आरुष ने हमारे को देखते हुए अपने ऑर्डरिंग टोन में कहा, अंडरस्को अपना मेडिकल किट ओपन करो। अमायरा को इस चीज की उम्मीद पहले से ही थी, इसलिए आरुष के बोलते ही वो मेडिकल की किट के पास चली गई, मगर उसने अभी उसे खोला नहीं। वह काफी स्मार्ट लेडी थी। उसकी मेडिकल किट में काफी चीज ऐसी थी जो आरुष को दिखाने लायक नहीं थी, मगर यहाँ उसे चिंता करने की भी कोई जरूरत नहीं थी। वह आसानी से चीजों को छुपा सकते थे। वैसे भी उसने मेडिकल सिस्टम से कभी कोई फालतू सामान नहीं लिया था, जिससे उसके पास सिर्फ अपने काम की चीज ही पड़ी हुई थी। अमायरा के मेडिकल सिस्टम वाले मेडिकल किट में कुछ चीज से थी जो काफी अलग और डिफरेंट थी, जो आरुष को समझ नहीं आता शायद। अमायरा का में मेडिकल किट में देखते हुए आरुष की नजर चाकू जैसी चीज पर पड़ी। आरुष ने तुरंत उठा लिया और अपने हाथ पर पलट करके देखने लगा, क्योंकि यह वही चाकू से जिससे अमर ने उस गार्ड के सीने पर कट लगाया था, उसकी गोली को निकालने के लिए और ट्रीटमेंट के लिए। उस चाकू को देखते हुए आरुष को आंखें चमक उठी, इसलिए उसने अमायरा से पूछ ही लिया कि उसे ये कहाँ से मिला है। मगर उसके जवाब देने से पहले वह खुद ही बोला, देखो अंडरस्को, मुझसे झूठ बोलने की कोशिश तो बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि मैं अच्छे से जानता हूँ कि यह तो बस ऐसे कहीं से नहीं मिला है। नहीं, उसे तुम्हारे जैसा प्रोफेसर ने दिया है, और मैं ये भी जानता हूँ वो अब सहाय मेंशन में इतना नहीं आती। अब अमायरा थोड़ी घबरा चुकी थी। उसने सच्चाई के साथ मासूमियत से जवाब देने की कोशिश की करते हुए कहा, अंडरस्को, मगर यह सच है, ये सब चीजें से मुझे मेरे प्रोफेसर ने दी है। मुझे सच में नहीं पता क्यों आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं ऐसा नहीं हो सकती।
मैं बस इतना जानती हूँ कि ये सब चीजें उसने ही दिया है मुझे। बाकी आप तो इतने समझदार हैं। आपको बेवकूफ बनाने की या आपसे पंगा लेने की या आपसे झगड़ा करने ही कर हिम्मत कैसे कर सकता है भला। 98 एक साथ दिन गुलाब बढ़ता दिल गुलाब हैप्पी स्माइलिंग फेस रीडिंग गुलाब बढ़ता दिल गुलाब। आरुष ने हमारे को देखते हुए अपने ऑर्डरिंग टोन में कहा अंडरस्को अपना मेडिकल किट ओपन करो। अमायरा को इस चीज की उम्मीद पहले से ही थी, इसलिए आरुष के बोलते ही वो मेडिकल की किट के पास चली गई, मगर उसने अभी उसे खोला नहीं। वह काफी स्मार्ट लेडी थी। उसकी मेडिकल किट में काफी चीज ऐसी थी जो आरुष को दिखाने लायक नहीं थी, मगर यहाँ उसे चिंता करने की भी कोई जरूरत नहीं थी। वह आसानी से चीजों को छुपा सकते थे। वैसे भी उसने मेडिकल सिस्टम से कभी कोई फालतू सामान नहीं लिया था, जिससे उसके पास सिर्फ अपने काम की चीज ही पड़ी हुई थी। अमायरा के मेडिकल सिस्टम वाले मेडिकल किट में कुछ चीज से थी जो काफी अलग और डिफरेंट थी, जो आरुष को समझ नहीं आता शायद। अमायरा का में मेडिकल किट में देखते हुए आरुष की नजर चाकू जैसी चीज पर पड़ी। आरुष ने तुरंत उठा लिया और अपने हाथ पर पलट करके देखने लगा, क्योंकि यह वही चाकू से जिसे अमर ने उस गार्ड के सीने पर कट लगाया था, उसकी गोली को निकालने के लिए और ट्रीटमेंट के लिए। उस चाकू को देखते हुए आरुष को आंखें चमक उठी, इसलिए उसने अमायरा से पूछ ही लिया कि उसे ये कहाँ से मिला है। मगर उसके जवाब देने से पहले वह खुद ही बोला, देखो अंडरस्को मुझसे झूठ बोलने की कोशिश तो बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि मैं अच्छे से जानता हूँ कि यह तो बस ऐसे कहीं से नहीं मिला है। नहीं, उसे तुम्हारे जैसा प्रोफेसर ने दिया है, और मैं ये भी जानता हूँ वो अब सहाय मेंशन में इतना नहीं आती। अब अमायरा थोड़ी घबरा चुकी थी। उसने सच्चाई के साथ मासूमियत से जवाब देने की कोशिश की करते हुए कहा, अंडरस्को मगर यह सच है, ये सब चीजें से मुझे मेरे प्रोफेसर ने दी है। मुझे सच में नहीं पता क्यों आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं ऐसा नहीं हो सकती। मैं बस इतना जानती हूँ कि ये सब चीजें उसने ही दिया है मुझे। बाकी आप तो इतने समझदार हैं। आपको बेवकूफ बनाने की या आपसे पंगा लेने की या आपसे झगड़ा करने ही कर हिम्मत कैसे कर सकता है भला। नहीं, ऐसा कुछ करने से मेरा कोई फायदा है। जब मैं जानती हूँ अच्छे से कि आप मुझ पर पलट कर सकते हैं, तो मैं ऐसा क्यों नहीं करूंगी। इस पर आरुष ने अमायरा की ओर देखते हुए कहा, जिसकी आंखें उस चाकू की तरह एकदम तेज लग रही थी, मानो अमायरा को तुरंत काट देना चाहती हो। अच्छा, और तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी इन बातों में आ जाऊंगा? तुम मुझे आसानी से बेवकूफ बना सकते हो। इस वक्त जो कुछ भी हमारे के साथ हो रहा था, अगर ऐसा कुछ अतीत में हुआ होता तो वह असहनीय दबाव महसूस करती। आज वह इन सभी चीजों में सच में बुरी तरह तंग आ चुकी थी। इसलिए उसने झल्ला कर थोड़े मजाकिया अंदाज में कहा, अंडरस्को राजकुमार, क्या आप मुझे ये कबूल करने के लिए मजबूर कर रहा है कि मैंने ऐसा कुछ किया है? तो कान खोल कर सुन लीजिए, मुझे ऐसा कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी मुझे दर्द और तकलीफ से नफरत है, बेहद नफरत। मुझे दर्द नहीं चाहिए और ना ही मैं इतनी जल्दी मरना चाहती हूँ। तो अब आप ही बताएं, मैं ये सब क्यों करूंगी, किस मकसद से करूंगी? अगर अभी आपको यही लगता है और आप फिर से ये सब सुनना चाहते हैं, तो मुझे तुम्हारा दोबारा दोहराने में कोई तकलीफ नहीं है। अमायरा दिखा जरूर रही थी कि वह नॉर्मल है, पर अंदर ही अंदर उसे अभी भी डर लग रहा था। न जाने क्यों, मगर आरुष के होने पर वह एक अलग सा प्रेशर फील करती थी खुद पर। अमायरा की बातों को सुनकर आरुष ने जवाब देते हुए कहा, अंडरस्को आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? कि मेरे पास दिल नहीं है? मैं बिना सिर पैर की बातें करता हूँ? क्या मैं तुम्हें कोई मशीन या रोबोट दिखता हूँ? इन बातों को सुनकर अमायरा मन ही मन ठहाके लगाकर हंसने लगी और बोली, अंडरस्को पति देव, आज तुम मेरे दिल की बात समझ कैसे गए? मुझे समझ नहीं आ रहा। और मैं तो तुम्हें और भी न जाने क्या क्या समझती हूँ। तुमने तो खाली कुछ यही चीज पता लगा पाई है। इसके साथ ही हमारा को उसकी बातों से थोड़ी बेचैनी भी महसूस हो रही थी, जिससे वह अपने जैसे ही कुछ बोलने जा ही रही थी कि तभी उसके हाथ से उसका मेडिकल किट छूट गया और उसका सारा सामान जमीन पर बिखर गया। दुर्भाग्य से उसकी किट में मौजूद स्कैल्प उछलकर उसके रखने पर जा लगा। अमायरा जोर से चिल्लाए, अंडरस्को आ, और अपने टखने पर लगी कट को देखते हुए दर्द सहने की कोशिश करने लगी। वो कट किसी गहरे छेद की तरह दिख रहा था, जिसमें से काफी खून बह रहा था। अपने दर्द को बर्दाश्त करने के लिए उसने अपनी आंखें भींस ली और कुछ कदम दूर चली गई। फिर दांत पीसते हुए काफी धीमी आवाज में बोली, अंडरस्को आखिर में करूं तो करूं क्या? इस पागल आदमी से कैसे दूर रहूं? जब भी मेरे पास होता है फिर सब कुछ गलत ही होता है। लेकिन भलाई हमारा और उसे थोड़ा दूर हट गई थी, फिर भी वह दोनों काफी पास थे। आरुष हमारे की बातें तो नहीं सुन पाया था साफ साफ किसने क्या कहा, मगर वह उसकी आंखों में सब कुछ पढ़ चुका था। वैसे भी उसे करके काफी तेज थी, तो उसे कैसे नहीं समझ आता है उसके मन की बातें। अमायरा के पास अब आरुष से बहस करने की जरा भी ताकत नहीं बची थी और ना ही उसका ऐसा कोई मूड था। इसलिए उसने अपने दर्द को बर्दाश्त करने की कोशिश करते हुए पूछा, अंडरस्को राजकुमार, क्या आपको मुझसे कोई और बात करनी है? क्या कुछ और पूछना है? अगर हाँ तो आप पूछ सकते हैं, और अगर आपका सवाल पहले जैसा है तो मेरा भी जवाब वही है। अगर आपको कुछ नहीं पूछना तो क्या मैं यहाँ से जा सकती हूँ? अब उसने डायरेक्ट बोल दिया।
एक तो बेचारी पहले से ही पूरे दिन की भूखी थी, उसमें इतना थक गई थी, ऊपर से चोट लग गई। ऐसे हालात में किसी भी नॉर्मल इंसान का दिमाग खराब हो जाता। अब अमायरा किसी और ग्रह की तो थी नहीं। इस पर आरुष ने भी व्यंग भरे स्वर में कहा, अंडरस्को ठीक है, जाओ जहां जाना चाहती हो, वैसे भी इस मेंशन के अलावा तुम जा भी कहां सकती हो। जिस पर अमायरा ने कुछ कहा नहीं, बस सर झुकाए फर्श को ही घूरती रही। फिर आरुष ने उसे घूरते हुए ही मैथ्स को आवाज लगाई। उनके अंदर आते ही उसने उन्हें कहा, अंडरस्को हमारा डिनर रेडी करो, मैडम और मास्टर साथ में खाना खाने वाले हैं। ये देखकर नौकरों को तो खुशी हुई, मगर अब अमायरा की तो सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। उसे डर लगने लगा। हैन, आखिर चाहता क्या है यह आदमी? क्या चल रहा है इसका दिमाग में, जो ये साथ में डिनर करने को बोल रहा है? हे भगवान, मैं क्या करूं इसका, कब पीछे छूटेगा मेरा इससे। वो उसकी बातों से चौंक गई थी। ये सब सोचते हुए उसने आरुष की तरफ देखा। ठीक उसी समय आरुष ने भी उसी की आंखों में देखा, जिसके कारण हड़बड़ा कर उसने अपनी नजर घुमा ली। तभी एक नौकर रूम में खाने की ट्राली लेकर आ गया और ट्राली को लाकर अमायरा के पास ही रुक गया। जब हमारा अपनी जगह से हिल नहीं और उसने ना इसलिए कोई रिएक्शन दिया तो और उसने बेरुखी से कहा, अंडरस्को क्या आखिर चाहती क्या हो तुम, कि मैं तुम्हारा इंतजार करूं खाने पर? जिस पर अमायरा ने हड़बड़ाते हुए उत्तर दिया, न न नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं। वह क्या है कि मैं सुबह से इतनी बिजी थी, तो मेरे कपड़े काफी गंदे हो चुके हैं और मैं थोड़ा फ्रेश होना चाहते हूँ खाने से पहले, इसलिए मैं शावर लेना चाहती हूँ। अमायरा की बातें सुनकर आरुष की भौहें तन गई। उसने कहा, अंडरस्को फौरन जाओ ये से और चेंज करके आप, आखिर वो इतनी गंदी दिखेगी तो वो उसने साथ डिनर कैसे करेगा? ऑलरेडी वो बेहद हाइजीन रखने वाला आदमी था। आरुष की ऐसी बात सुनकर हमारे को समझ तो नहीं आया कि उसने क्या कहा, मगर उसने इस बारे में ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उसे दिल ही दिल में खुशी थी कि वह कुछ देर के लिए जगह से दूर सकती है। इतनी देर से वहां उसे घुटन जो हो रही थी। नौकर पहले ही जा चुके थे, इसलिए उसके पास एक कारण था मीरा को बुलाने का, ताकि वह जमीन पर बिखरे सभी सर्जिकल इक्विपमेंट को उठा सके और उसके साथ इस रूम से बाहर जा सके। फिर मिराई उसने सारा सामान से मीठा और हमारा और मेरा दोनों साथ में रूम से बाहर चले गए, जबकि आरुष डिनर टेबल की ओर चला गया। बेचारी अमायरा, उसे तो अभी यकीन नहीं हो रहा था कि उसका पति देव सच में उसके साथ डिनर करना चाहता है, लेकिन वह इसमें कुछ कर भी नहीं सकती थी। वह बस जल्दी से रूम में पहुंची, शावर लिया और फ्रेश होकर जल्दी से कपड़े बदल लिए, और उसके पास जाने से पहले उसने अपनी चोट पर बैंडेज ड्रेसिंग कर लिया। फिर जल्दी से उसे हाल में वापस पहुंच गई, जहां आरुष उसका पहले से इंतजार कर रहा था, क्योंकि वो आरुष को इंतजार कराकर कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहती थी। उस जगह पर वापस पहुंचाने के बाद मायरा ने देखा कि आरुष शांति से डिनर टेबल के पास बैठा हुआ था, जिस टेबल पर तरह तरह के व्यंजन सजाए गए थे। वो टेबल अलग अलग तरह के खाने से भरी हुई थी, जिसे देखकर हमारा ने रात के सांस ली कि उसने यहाँ पर जल्दी से आकर कोई गलती नहीं की थी। जब वह हॉल रूम के पास पहुंचने वाले थे, तब उसने अपनी गति थोड़ी धीमी कर ली और अपनी सांसों को नियंत्रित कर लिया, ताकि वह पागल जैसा बिहेव करने से खुद को रोक सके। और उसके घर सामने पहुंचकर हमारा ने कहा, राजकुमार मैं आ गई। जिस पर आरुष ने सीधा कहा, सामने बैठ जाओ, क्योंकि उसे बिल्कुल पसंद नहीं था कि हमारा उसके सामने जगह भी दिखावा करे। थैंक यू कहते हुए हमारा जल्दी से टेबल पर जाकर बैठ गई। चेयर पर बैठने के बाद उसने सीधा और उसकी तरफ देखा कि उसने खाना शुरू किया है या नहीं। आरुष के कुछ बिट्स खाने के बाद हमारा नहीं भी खाना शुरू कर दिया। खाने के दौरान पूरे रूम में सन्नाटा पसरा हुआ था, सिर्फ उन दोनों के प्लेट से स्पून को टकराने की ही आवाज आ रही थी। दोनों ही टेबल मैंने उसको फॉलो करते हुए खाना खा रहे थे। आरुष जिसे इसी तरह खाना खाने जाते थे, वह आसानी से ऐसा कर पा रहा था, मगर हमारा जो सिर्फ दिखावा कर रही थी, वह बड़ी मुश्किल से खाना खा पा रही थी। जानबूझकर ऐसा दिखाने की कोशिश कर रही थी कि वह काफी वेल मैनर्ड है। खाना एक बार में निकल जाने वाली हमारा एक बाइट को दर्जनों बार चबा रही थी, और दीदी दिल में उसे लग रहा था कि जैसे वह खाना नहीं, जहर की एक बाइट खा रही है। 99 क्या तुम मुझसे डरती हो? गुलाब बढ़ता दिल गुलाब, हैप्पी स्माइलिंग फेस रीडिंग गुलाब बढ़ता दिल गुलाब। उस जगह पर वापस पहुंचाने के बाद अमायरा ने देखा कि आरुष शांति से डिनर टेबल के पास बैठा हुआ था, जिस टेबल पर तरह तरह के व्यंजन सजाए गए थे। वो टेबल अलग अलग तरह के खाने से भरी हुई थी, जिसे देखकर अमायरा ने राहत की सांस ली कि उसने यहाँ पर जल्दी से आकर कोई गलती नहीं की थी। जब वह हॉल रूम के पास पहुंचने वाले थे, तब उसने अपनी गति थोड़ी धीमी कर ली और अपनी सांसों को नियंत्रित कर लिया, ताकि वह पागल जैसा बिहेव करने से खुद को रोक सके। आरुष के सामने पहुंचकर अमायरा ने थोड़ा झुककर सम्मान देते हुए कहा, अंडरस्को राजकुमार मैं आ गई। जिस पर आरुष ने सीधा कहा, सामने बैठ जाओ, क्योंकि उसे बिल्कुल पसंद नहीं था कि अमायरा उसके सामने किसी भी तरह का दिखावा करे। थैंक यू कहते हुए अमायरा जल्दी से टेबल कैंपस चली गई। चेयर पर बैठने के बाद उसने सीधा आरुष की तरफ देखा कि उसने खाना शुरू किया है या नहीं।
फिर आरुष के कुछ बाइट्स खाने के बाद अमायरा ने भी खाना शुरू कर दिया। खाने के दौरान पूरे रूम में सन्नाटा पसरा हुआ था, सिर्फ उन दोनों की प्लेट से स्पून को टकराने की ही आवाज आ रही थी। दोनों ही टेबल मैनर्स को फॉलो करते हुए खाना खा रहे थे। आरुष, जिसे इसी तरह खाना खाने की आदत थी, वह आसानी से ऐसा कर पा रहा था, मगर अमायरा जो सिर्फ दिखावा कर रही थी, वह बड़ी मुश्किल से खाना खा पा रही थी। बेचारी जानबूझकर ऐसा दिखाने की कोशिश कर रही थी कि वह काफी वेल मैनर्ड है, जिसके चक्कर में खाना एक बार में ही निकल जाने वाली अमायरा एक एक बाइट को दर्जनों बार चबा रही थी। दिल दिल में उसे लग रहा था कि जैसे वह खाना नहीं, जहर की एक बाइट खा रही है। इसलिए उसने खाने को चबाते हुए अपनी प्लेट को घुरकर देखते हुए कहा, अंडस्को, आज तो तुम मुझे कतई जहर लग रहे हो। कहते हुए उसकी आंखें छोटी हो गई। पर ठीक है, ये सब सिर्फ अभी के लिए है, तो मैं झेल लेती हूँ, वरना मेरा तो दिल ही नहीं कर रहा है खाने का। अब तक आरुष ने भी अपना खाना खत्म कर लिया था। उसके ऐसा करते ही अमायरा ने भी अपना स्पून नीचे रख दिया। अमायरा की हरकतों को देखकर लग रहा था जैसे किसी बच्चे को जबरदस्ती दूध पिलाने की कोशिश की जा रही हो इतनी देर से, पर अब उसे दूध पीने से छुटकारा मिल गया हो। आरुष भी अमायरा की इन अजीब हरकतों को नोटिस कर रहा था, पर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि ये लड़की अभी भी मुझसे डर रही है और मेरे साथ कंफर्टेबल नहीं है? पर ऐसा क्यों? मैंने तो कुछ कहा भी नहीं है, साथ ही ज्यादा से ज्यादा कोशिश कर रही कि ये मेरे साथ नॉर्मल रहे। इसलिए तो मैं खुद इससे मिलने आया और इसके साथ दिन अभी एक रहा हूँ। अमायरा को देखते हुए आरुष सोच रहा था, क्योंकि जैसे ही आरुष ने अपना खाना खत्म किया, वैसे ही अमायरा, जिसने अपने मुंह में ही बाइट ली थी, उसे तुरंत निगल लिया। आरुष ने उसे ऐसा करते देख लीजिए मैडम या था। तभी उसने कहा, अंडस्को, देखो लड़की, तुम्हें मेरे सामने किसी तरह का दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम इस वक्त अपने घर में हो, तो जैसे चाहो भी रहो, बिल्कुल अपने हिसाब से। इस पर अमायरा ने बस मुस्कुरा दिया, पर कुछ बोली नहीं। अमायरा को देखकर लग रहा था कि उसने आरुष की कही बातों को ज्यादा सीरियसली नहीं लिया, जिससे आरुष उदास हो गया और उसने कहा, अंडस्को, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं इतना बुरा और डरावना हूँ, जिससे तुम्हें हर बार मेरे सामने इस तरह से दिखावा करने का जरूरत पड़ती है? क्या तुम वही लड़की नहीं हो जिसने एक वक्त पर मुझे धमकी दी थी, मेरा तीसरा पैर पर बात करने की? कहते हुए उसने अपने मन में सोचा, अंडस्को, तब मुझे लगा था कि तुम बेहद मजबूत व्यक्ति, तुम्हारे इंसान है। इस पर अमायरा ने हंसते हुए कहा, अंडस्को, अरे राजकुमार, ऐसा कैसे हो सकता है? आप कुछ ज्यादा ही सोच रहे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन दिल ही दिल में उसने कहा, आखिर क्यों ना हो ऐसा? क्यों ना हो? जब से मिले हो तुमसे तब से कुछ ना कुछ ऐसी चीज होती है जिससे मैं तुम्हें झूठी ही लगती हूँ। मेरी जान खतरे में होती है या मुझे ही तकलीफ होती है? तुम हर बार मुझे धमकाते रहते हो, हमेशा मुझे जान से मारने की धमकी देते हो। सबसे ज्यादा तो शादी के समय, उस वक्त तो मैं लगभग सदमे में ही चली गई थी, तुम्हारी बातों को सुनकर और तुम्हें देखकर। अब आरुष ने उसने अमायरा की ओर थोड़ा झुकते हुए उससे पूछा, अंडस्को, क्या तुम सच में मुझसे नहीं डरती हो? उसके ऐसे पूछने से अमायरा को थोड़ा दबाव महसूस हुआ, इसलिए उसने सबसे पहले और उससे थोड़ी दूरी बनाई और थोड़ा पीछे की ओर झुक गई। फिर बोली, राजकुमार, आप एक बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, इसलिए आपकी पत्नी होने के नाते मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, ना कि डरती हूँ। लेकिन अमायरा ने जब अपने मुंह से पत्नी शब्द कहा तो वह खुद ही जम गई, ये सोचकर कि वह खुद को बचाने के लिए सिर्फ ऐसा बोल रही है और अपनी पहचान अपने पति को याद दिला रही है इस तरह से। मगर हमारा ही नहीं, आयुष का भी कुछ ऐसा ही हाल था। वह मैं रखो बड़े ही गौर से देखा था और मन ही मन बोला, बड़ी अजीब औरत है। एक तरफ बोलती है मुझसे डरती नहीं है और दूसरी तरफ खुद ही ऐसे बात कर रही है और मुझसे बचाने की कोशिश कर रही है, जबकि इसकी जुबान पर कुछ और चेहरे पर कुछ और है। डोंट रीड रॉन्ग चैप्टर। गुलाब बढ़ता दिल, गुलाब हैप्पी स्माइलिंग फेस रीडिंग, गुलाब बढ़ता दिल, गुलाब हैंड। आखिर चाहता क्या है यह आदमी? क्या चल रहा है इसका दिमाग में, जो ये साथ में डिनर करने को बोल रहा है? हे भगवान, मैं क्या करूं इसका? कब पीछे छूटेगा मेरा इससे? वो उसकी बातों से चौंक गई थी। ये सब सोचते हुए उसने आरुष की तरफ देखा। ठीक उसी समय आरुष ने भी उसी की आंखों में देखा, जिसके कारण हड़बड़ा कर उसने अपनी नजर घुमा ली। तभी एक नौकर रूम में खाने की ट्राली लेकर आ गया और ट्राली को लाकर अमायरा के पास ही रुक गया। जब हमारा अपनी जगह से हिल नहीं और उसने ना इसलिए कोई रिएक्शन दिया तो, और उसने बेरुखी से कहा, अंडस्को, क्या आखिर चाहती क्या हो तुम? कि मैं तुम्हारा इंतजार करूं खाने पर? जिस पर अमायरा ने हड़बड़ाते हुए उत्तर दिया, न न नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं। वह क्या है कि मैं सुबह से इतनी बिजी थी, तो मेरे कपड़े काफी गंदे हो चुके हैं और मैं थोड़ा फ्रेश होना चाहती हूँ खाने से पहले, इसलिए मैं शावर लेना चाहती हूँ। अमायरा की बातें सुनकर आरुष की भौहें तन गई। उसने कहा, अंडस्को, फौरन जाओ ये से और चेंज करके आप। आखिर वो इतनी गंदी दिखेगी तो वो उसने साथ दिन कैसे करेगा? ऑलरेडी वो बेहद हाइजीन रखने वाला आदमी था।
आरुष की ऐसी बात सुनकर हमारे को समझ तो नहीं आया कि उसने क्या कहा, मगर उसने इस बारे में ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उसे दिल ही दिल में खुशी थी कि वह कुछ देर के लिए जगह से दूर सकती है। इतनी देर से वहां उसे घुटन जो हो रही थी। नौकर पहले ही जा चुके थे, इसलिए उसके पास एक कारण था मीरा को बुलाने का, ताकि वह जमीन पर बिखरे सभी सर्जिकल इक्विपमेंट को उठा सके और उसके साथ इस रूम से बाहर जा सके। फिर मिराई उसने सारा सामान से मीठा और हमारा और मेरा दोनों साथ में रूम से बाहर चले गए, जबकि आरुष डिनर टेबल की ओर चला गया। बेचारी अमायरा, उसे तो अभी यकीन नहीं हो रहा था कि उसका पति देव सच में उसके साथ डिनर करना चाहता है, लेकिन वह इसमें कुछ कर भी नहीं सकती थी। वह बस जल्दी से रूम में पहुंची, शावर लिया और फ्रेश होकर जल्दी से कपड़े बदल लिए, और उसके पास जाने से पहले उसने अपनी चोट पर बैंडेज ड्रेसिंग कर लिया। फिर जल्दी से उसे हाल में वापस पहुंच गई, जहां आरुष उसका पहले से इंतजार कर रहा था, क्योंकि वो आरुष को इंतजार कराकर कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहती थी। उस जगह पर वापस पहुंचाने के बाद मायरा ने देखा कि आरुष शांति से डिनर टेबल के पास बैठा हुआ था, जिस टेबल पर तरह तरह के व्यंजन सजाए गए थे। वो टेबल अलग अलग तरह के खाने से भरी हुई थी, जिसे देखकर अमायरा ने राहत की सांस ली कि उसने यहाँ पर जल्दी से आकर कोई गलती नहीं की थी। जब वह हॉल रूम के पास पहुंचने वाले थे, तब उसने अपनी गति थोड़ी धीमी कर ली और अपनी सांसों को नियंत्रित कर लिया, ताकि वह पागल जैसा बिहेव करने से खुद को रोक सके। आरुष के सामने पहुंचकर अमायरा ने थोड़ा झुककर सम्मान देते हुए कहा, अंडस्को राजकुमार मैं आ गई। जिस पर आरुष ने सीधा कहा, सामने बैठ जाओ, क्योंकि उसे बिल्कुल पसंद नहीं था कि अमायरा उसके सामने किसी भी तरह का दिखावा करे। थैंक यू कहते हुए अमायरा जल्दी से टेबल कैंपस चली गई। चेयर पर बैठने के बाद उसने सीधा आरुष की तरफ देखा कि उसने खाना शुरू किया है या नहीं। फिर आरुष के कुछ बाइट्स खाने के बाद अमायरा ने भी खाना शुरू कर दिया। खाने के दौरान पूरे रूम में सन्नाटा पसरा हुआ था, सिर्फ उन दोनों के प्लेट से स्पून को टकराने की ही आवाज आ रही थी। दोनों ही टेबल मैनर्स को फॉलो करते हुए खाना खा रहे थे। आरुष, जिसे इसी तरह खाना खाने की आदत थी, वह आसानी से ऐसा कर पा रहा था, मगर अमायरा जो सिर्फ दिखावा कर रही थी, वह बड़ी मुश्किल से खाना खा पा रही थी। बेचारी जानबूझकर ऐसा दिखाने की कोशिश कर रही थी कि वह काफी वेल मैनर्ड है, जिसके चक्कर में खाना एक बार में ही निकल जाने वाली अमायरा एक एक बाइट को दर्जनों बार चबा रही थी। दिल दिल में उसे लग रहा था कि जैसे वह खाना नहीं, जहर की एक बाइट खा रही है। इसलिए उसने खाने को चबाते हुए अपनी प्लेट को घुरकर देखते हुए कहा, अंडस्को आज तो तुम मुझे कतई जहर लग रहे हो। कहते हुए उसकी आंखें छोटी हो गई। पर ठीक है, ये सब सिर्फ अभी के लिए है, तो मैं झेल लेती हूँ, वरना मेरा तो दिल ही नहीं कर रहा है खाने का। अब तक आरुष ने भी अपना खाना खत्म कर लिया था। उसके ऐसा करते ही अमायरा ने भी अपना स्पून नीचे रख दिया। अमायरा की हरकतों को देखकर लग रहा था जैसे किसी बच्चे को जबरदस्ती दूध पिलाने की कोशिश की जा रही हो इतनी देर से, पर अब उसे दूध पीने से छुटकारा मिल गया हो। आरुष भी अमायरा की इन अजीब हरकतों को नोटिस कर रहा था, पर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि ये लड़की अभी भी मुझसे डर रही है और मेरे साथ कंफर्टेबल नहीं है? पर ऐसा क्यों? मैंने तो कुछ कहा भी नहीं है। साथ ही ज्यादा से ज्यादा कोशिश कर रही कि ये मेरे साथ नॉर्मल रहे, इसलिए तो मैं खुद इससे मिलने आया और इसके साथ दिन भी एक रहा हूँ। अमायरा को देखते हुए आरुष सोच रहा था, क्योंकि जैसे ही आरुष ने अपना खाना खत्म किया, वैसे ही अमायरा, जिसने अपने मुंह में ही बाइट ली थी, उसे तुरंत निगल लिया। आरुष ने उसे ऐसा करते देख लीजिए मैडम या था। तभी उसने कहा, अंडस्को देखो लड़की, तुम्हें मेरे सामने किसी तरह का दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम इस वक्त अपने घर में हो, तो जैसे चाहो भी रहो, बिल्कुल अपने हिसाब से। इस पर अमायरा ने बस मुस्कुरा दिया, पर कुछ बोली नहीं। अमायरा को देखकर लग रहा था कि उसने आरुष की कही बातों को ज्यादा सीरियसली नहीं लिया, जिससे आरुष उदास हो गया और उसने कहा, अंडस्को क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं इतना बुरा और डरावना हूँ, जिससे तुम्हें हर बार मेरे सामने इस तरह से दिखावा करने का जरूरत पड़ती है? क्या तुम वही लड़की नहीं हो जिसने एक वक्त पर मुझे धमकी दी थी, मेरा तीसरा पैर पर बात करने की? कहते हुए उसने अपने मन में सोचा, अंडस्को तब मुझे लगा था कि तुम बेहद मजबूत व्यक्ति, तुम्हारे इंसान है। इस पर अमायरा ने हंसते हुए कहा, अंडस्को अरे राजकुमार, ऐसा कैसे हो सकता है? आप कुछ ज्यादा ही सोच रहे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन दिल ही दिल में उसने कहा, आखिर क्यों ना हो ऐसा? क्यों ना हो? जब से मिले हो तुमसे तब से कुछ ना कुछ ऐसी चीज होती है जिससे मैं तुम्हें झूठी ही लगती हूँ। मेरी जान खतरे में होती है या मुझे ही तकलीफ होती है? तुम हर बार मुझे धमकाते रहते हो, हमेशा मुझे जान से मारने की धमकी देते हो। सबसे ज्यादा तो शादी के समय, उस वक्त तो मैं लगभग सदमे में ही चली गई थी, तुम्हारी बातों को सुनकर और तुम्हें देखकर। अब आरुष ने उसने अमायरा की ओर थोड़ा झुकते हुए उससे पूछा, अंडस्को क्या तुम सच में मुझसे नहीं डरती हो? उसके ऐसे पूछने से अमायरा को थोड़ा दबाव महसूस हुआ, इसलिए उसने सबसे पहले और उससे थोड़ी दूरी बनाई और थोड़ा पीछे की ओर झुक गई। फिर बोली, राजकुमार आप एक बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं,
इसलिए आपकी पत्नी होने के नाते मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, ना कि डरती हूँ। लेकिन अमायरा ने जब अपने मुंह से पत्नी शब्द कहा तो वह खुद ही जम गई, ये सोचकर कि वह खुद को बचाने के लिए सिर्फ ऐसा बोल रही है और अपनी पहचान अपने पति को याद दिला रही है इस तरह से। मगर हमारा ही नहीं, आयुष का भी कुछ ऐसा ही हाल था। वह मैं रखो बड़े ही गौर से देखा था और मन ही मन बोला, बड़ी अजीब औरत है। एक तरफ बोलती है मुझसे डरती नहीं है और दूसरी तरफ खुद ही ऐसे बात कर रही है और मुझसे बचाने की कोशिश कर रही है, जबकि इसकी जुबान पर कुछ और चेहरे पर कुछ और है। कुछ देर ऐसे ही बात करने के बाद अब आरुष हमारा से जाने के लिए कहता है। ये सुनकर तो अमायरा बेहद खुश हो जाती है, मन में अंडस को हाश, थैंक यू भगवान जी इस आफत से मेरा पीछा छुटाने के लिए। इतनी देर से दिमाग खराब करके रख दिया है। मगर बेचारी की खुशी जुड़ा देर तक नहीं टिकी। आरुष ने जो उसे कहा उसे सुनकर, चलो अमायरा तुम मुझे मेरे रूम तक पहुंचाओ। जिसे सुनकर अमायरा चौंक गई और बोली, अंडस को क्या? मैं पहुंचाओ? आरुषी से घूमते हुए आरुष से घूरते हुए, क्या तुम्हें कोई और दिख रहा है यहाँ पर अपने अलावा? तो अमायरा अंडस्को ने कहा, लेकिन मुझे नहीं आना है, मैं काफी थक चुकी हूँ। आरुष, अंडस्को मैं तुमसे कुछ पूछा या बताया नहीं है, मैंने कहा है मुझे लेकर चलो। जिस पर अमायरा दिल ही दिल में आरुष को कोसते हुए उठी और उसकी व्हीलचेयर के पीछे जाकर ऐसे रूम के बाहर धकेला। चुप रहे उन दोनों के पास, बस काफी अजीब सा माहौल था। पीछे चल रहे हैं मैथ्स और कार भी उनसे काफी दूरी पर थे। उन्हें उसके पास जाने में काफी डर लग रहा था। पूरे रास्ते पर वो लोग यही सोच रहे थे कि कहीं दोनों में कोई बातचीत या झगड़ा ना हो जाए, और अगर कि दोनों को गुस्सा फटा तो महल में तबाही आ जाएगी। मुन्ना भाई कितनी भी नफरत भरी हो और उसके लिए, पर वह कुछ भी उल्टा सीधा नहीं कर रही थी। उसने काफी शांति से आयुष को उसके कमरे तक पहुंचा और तुरंत बाहर आ गई। रूम के बाहर ही वेट कर रहे हैं हीरा और मीना। रुको सभी लोग, कहीं जाओ मत। ये तक स्टोरी सुन लिए हो तो एक प्यारा सा कमेंट कर दो और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिए आप लोग। आगे की स्टोरी नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।